हाँ जी, तो करें स्टार्ट। वेलकम बैक कोडर आर्मी हमारी इस जावा की सीरीज में। और आज हम एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है नेस्टेड क्लासेस। अभी तक ना हमने पढ़ा था कि हम लूप्स को नेस्ट कर सकते हैं, स्विच स्टेटमेंट्स वगैरह को नेस्ट कर सकते हैं, पर जावा में आप क्लासेस को भी नेस्ट कर सकते हो। और इसका यूज केस काफी इंपॉर्टेंट है। जब हम इसके बारे में समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितनी जगह हम नेस्टेड क्लासेस को यूज करते हैं। बाकी आपको बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलो फटाफट चलते हैं स्क्रीन पे। हाँ जी, तो जैसे कि हमने कहा कि हम नेस्टेड क्लासेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो पहले समझते हैं कि नेस्टेड क्लासेस का कॉन्सेप्ट क्या है। तो अभी तक ना जब भी हम जावा में क्लास लिखते थे, लेट्स से हमने लिखा है क्लास ए, और यहाँ पे हम उस क्लास में कुछ कोड लिखते थे, कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करते थे, कुछ मेथड्स लिखते थे वगैरह वगैरह, है ना। अब नेस्टेड क्लासेस जैसे नाम से समझ आ रहा होगा कि होता होगा ये कि हमारी इस क्लास ए के अंदर हम एक और क्लास लिखते होंगे, लेट्स से बी, कुछ इस तरीके से, है ना। अब ये जो हमने बी क्लास लिखी है, जो ए के अंदर लिखी है, वो किस तरह की क्लास है, उस हिसाब से हम नेस्टेड क्लासेस को 4 पार्ट्स में बांटते हैं। ठीक है, वो क्या पार्ट्स हैं अभी एक बार देखते हैं। पर आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि हम नेस्टेड क्लास में क्या बात करने वाले हैं, कि एक क्लास विद इन अनदर क्लास। तो हम बाहर वाली क्लास को जनरली आउटर बोल लेंगे और अंदर वाली क्लास को इनर क्लास बोल लेंगे। अब ऑब्वियसली नेस्टेड का भी कोई लेवल नहीं है, आप चाहो तो इसके अंदर एक और क्लास सी बना सकते हो, उसके अंदर एक और क्लास डी बना सकते हो वगैरह वगैरह। बट जनरली अभी जब हम बात करेंगे तो हम दो ही लेवल पे बात करेंगे, एक आउटर और एक इनर क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास वो कौन 4 तरह की नेस्टेड क्लासेस हैं। तो एक बार उसको देखते हैं। तो नेस्टेड क्लास जो है ना वो 4 तरह की होती है। एक तो होती है स्टैटिक नेस्टेड, एक को हम बोलते हैं इनर क्लास, एक को लोकल क्लास और एक को एनोनिमस क्लास। अब ये 4 पार्ट्स कैसे डिवाइडेड है, वो अगेन इस तरह से डिवाइडेड है कि जो अंदर वाली क्लास है वो किस तरह से नेस्टेड हुई है। अब एक एक करके जब हम समझेंगे आपको समझ आएगा। बट पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल से अगर हम सोचें तो हमें नेस्टेड क्लास क्यों चाहिए, वाई डू वी वांट नेस्टेड क्लास। भाई एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास का कोई लॉजिक भी तो होना चाहिए ना होने का। तो ऑब्वियसली लॉजिक है, राइट। अगर आप ध्यान से सोचो, जब हम एक क्लास को नेस्ट करते हैं तो हमें सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिलता है वो होता है लॉजिकल ग्रुपिंग का। लॉजिकल ग्रुपिंग, अच्छा क्या होती है भैया लॉजिकल ग्रुपिंग। देखो अभी तक जब भी हम कोड लिख रहे थे ना, हम ऐसे लिखते थे कि हम पहले एक क्लास बनाएंगे ए, ठीक है, उसके अंदर कुछ काम करेंगे। अगर हमें कुछ और काम करना है, किसी और एंटिटी को रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए हम एक अलग क्लास बना लेंगे, लेट्स से बी, ठीक है, और उसमें कुछ काम करेंगे। ऐसे ही हम कितनी मर्जी क्लास बना सकते हैं। लेट्स से मैंने ए बी सी 3 क्लासेस बना रखी है ना। पर आप इमेजिन करो कि मुझे ना एक क्लास चाहिए जो मुझे पता है इंडिविजुअली अगर बाहर एग्जिस्ट करती है तो उसका कोई सेंस नहीं बनता, वो लॉजिकली एक क्लास के अंदर ही एग्जिस्ट करनी चाहिए। मतलब अगर हम सोचें तो वो क्लास लॉजिक बनाती है एक क्लास के अंदर होने का ही। अब जब आप इसके एग्जाम्पल्स देखोगे या फिर रियल लाइफ सिचुएशन में आप ऐसे कभी यूज केस में आओगे, जब बिजनेस लॉजिक ये कहता है, यहाँ आपको देख के पता लगेगा कि एक इनर क्लास रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो क्लास अगर बाहर एग्जिस्ट करेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, पर वहां साउंड नहीं कर रही कि वो लॉजिकल है। ओके, तो लॉजिकल ग्रुपिंग का वही मतलब है कि एक क्लास जो मीनिंगफुल है ओनली अगर वो एक दूसरी क्लास के अंदर आएगी। तो एक क्लास हमारी आउटर है, हमारी आउटर क्लास, और एक दूसरी क्लास है जो इसके अंदर आती है, जिसको हम बोलते हैं लेट्स से इनर क्लास, क्लास इनर। अब ये जो इनर क्लास है ये लॉजिकली तभी सेंस बनाती है जब ये आउटर क्लास के अंदर आएगी, इसी को हम लॉजिकल ग्रुपिंग बोलते हैं। ठीक है, तो अगला रीजन क्या हो सकता है क्लास को नेस्ट करने का। अगला रीजन है कि हमारे को ना जो आउटर क्लास है उसका बेटर एक्सेस मिल जाता है। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं पहले, बेटर एक्सेस टू आउटर क्लास। ठीक है, अब क्या मतलब है कि बेटर एक्सेस टू आउटर क्लास। इसका मतलब देखो ऐसे समझो कि जो भी हमारी इनर क्लास होगी ना वो आउटर क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकती है। अच्छा कैसे, देखो आप ऐसे इमेजिन करो कि हमारे पास एक क्लास है आउटर, ठीक है, ये एक नॉर्मल क्लास है हमने जो बनाते हैं हमेशा से। ठीक है, अब इसमें कुछ प्राइवेट फील्ड्स भी होती होंगी। लेट्स से मैंने रखा है प्राइवेट इंट एक्स इक्वल टू 4, या अभी यहाँ पे नहीं करते, यहीं पे डिक्लेयर नहीं करते, तो प्राइवेट इंडेक्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लेट्स से। ठीक है, तो आप मैंने क्या कहा था, जो भी हमारे पास प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर होता है उसको एक्सेस करने की अथॉरिटी किसके पास होती है, जो भी इस क्लास के अंदर होगा। अगर इस क्लास के अंदर कोई मेथड है लेट्स से void fun, वो मेथड इस प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर सकता है, राइट, क्योंकि प्राइवेट का मतलब ही क्या हुआ, जो क्लास के अंदर एक्सेस हो सके। अब आप इमेजिन करो जो हमारी इनर क्लास होती है, ठीक है, तो अगर मैं इसके अंदर एक और क्लास बना दूं, क्लास इनर, कुछ इस तरीके से। अब ये क्लास भी तो इस आउटर क्लास के अंदर लाई कर रही है ना, तो लॉजिकली इस क्लास के पास इस x का एक्सेस हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली ये जो हमारी इनर क्लास है इसको इस x वेरिएबल का एक्सेस लेने के लिए गेटर सेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम मान लो इस इनर क्लास को बाहर लिखते, क्लास इनर कहीं यहाँ बाहर लेवल पे लिखी होती, ठीक है। अब इस इनर क्लास को
अगर इस x वेरिएबल को एक्सेस करना होता तो वो क्या करता, वो आउटर पे डिपेंड करता कि भाई आउटर मुझे कुछ गेटर सेटर दे, है ना। तो गेट x करके मेरे पास कोई मेथड हो तो मैं x को एक्सेस कर सकता हूँ, या फिर सेट x हो तो मैं उसको उसमें कुछ वेरिएबल, उसमें कुछ वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, राइट। तो बेसिकली हमें समझ आया कि हाँ, इनर क्लास जो है प्राइवेट मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकती है बिना गेटर सेटर के, तो ये भी एक फायदा है। तो फायदे बहुत है, वो धीरे धीरे आपको तब समझ आएंगे जब हम उस पर्टिकुलर क्लास के बारे में बात कर रहे होंगे। तो कोई क्लास हो सकता है तभी सेंस बनाती है जब वो किसी और क्लास के अंदर आती है या नेस्ट होती है, राइट। तो उसको इसलिए हम नेस्टेड कर सकते हैं क्लासेस को, या फिर दूसरा रीजन जो है कि वो प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करना चाहती है, ठीक है। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने स्टैटिक नेस्टेड क्लास से। स्टैटिक नेस्टेड क्लास, अब इसके नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, स्टैटिक नेस्टेड मतलब जो हमारी इनर क्लास है वो स्टैटिक होगी, उसके आगे स्टैटिक कीवर्ड लगा होगा। तो बेसिकली हमारी क्लास कुछ ऐसे दिखती होगी कि हमारे पास एक होगी लेट्स से आउटर क्लास, जिसको मैं आउटर बोल रहा हूँ, और इस क्लास के अंदर मैं एक क्लास बनाता हूँ जिसको लेट्स से मैंने बोला इनर, और इस इनर क्लास के आगे एक स्टैटिक कीवर्ड लगा होगा कुछ ऐसे, स्टैटिक क्लास इनर, ठीक है। तो अगर मैं इसको ध्यान से लिखूं तो कुछ इस तरीके से, है ना। तो हमारी जो इनर क्लास होगी वो स्टैटिक होगी, आउटर क्लास तो नॉर्मल होगी। अब ये काम कैसे करती होगी, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी, कैसे हम इसके ऑब्जेक्ट बनाते होंगे, वो सब बात करेंगे एक एक करके। तो सीधा कोड पे चलते हैं और वहीं इसको देखते हैं। हाँ जी, तो देखो मैंने अगेन अपना एक खाली प्रोजेक्ट बना रखा है, पब्लिक क्लास डेमो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपनी एक क्लास बनाता हूँ, लेट्स से क्लास आउटर, ठीक है। इसी के बारे में बात कर रहे थे। अब मुझे क्योंकि एक स्टैटिक नेस्टेड बनानी है, पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक नेस्टेड क्लास, ओके। तो इसके अंदर जाकर के मैं क्या करता हूँ, एक स्टैटिक क्लास बनाता हूँ, स्टैटिक क्लास, लेट्स से उसको मैं बोलता हूँ इनर, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से मैं क्लास बना सकता हूँ, एक आउटर क्लास, उसके अंदर एक इनर क्लास जो कि है स्टैटिक क्लास, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं इस इनर क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाऊंगा, है ना। सबसे पहले इसको आंसर करते हैं और फिर देखते हैं आगे इसकी प्रॉपर्टीज। पहले तो आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते थे, हम नॉर्मली बनाते थे, लेट्स से हम क्लास का नाम लिखते थे आउटर, उस ऑब्जेक्ट का नाम लेट्स से स्मॉल आउटर इक्वल टू न्यू आउटर। कुछ इस तरीके से मैं आउटर का ऑब्जेक्ट बनाता था, है ना। अब ये मेरा आउटर एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस आउटर के रेफरेंस से मैं इस आउटर क्लास के कोई भी मेथड को या कोई भी वेरिएबल को एक्सेस कर सकता हूं जिसकी भी मेरे पास परमिशन होगी, ओके, बहुत बढ़िया। पर अब इसमें स्टैटिक नेस्टेड क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाऊं। अच्छा, सबसे पहले स्टैटिक कीवर्ड, हमें पता है कि किसी भी मेथड के आगे या किसी भी वेरिएबल के आगे अगर हम स्टैटिक लगाते हैं एक क्लास के अंदर, लेट्स से इसी क्लास के अंदर मैंने एक वेरिएबल लिखा हुआ है स्टैटिक इंट x, लेट्स से ये वेरिएबल, तो मुझे पता होता है कि ये जो x है ना, ये किसी ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं करता, ये क्लास को बिलोंग करता है, हमने पढ़ा है ना। ये क्लास मेंबर बन जाता है ना कि एक ऑब्जेक्ट मेंबर, और ये हर ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होता है। तो जितने भी हम आउटर के ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे सब इस x को शेयर करेंगे, है ना। तो बिल्कुल सेम ट्रू तो है ना इनर क्लास के बारे में। अब आप अगर ध्यान से सोचो तो ये इनर क्लास क्या है, एक ब्लॉक ही तो है जो आउटर क्लास के अंदर आता है, पर एक स्टैटिक ब्लॉक है। इसका मतलब ये शेयर होगा अमंग ऑल द ऑब्जेक्ट्स जो हम आउटर का बनाएंगे, है ना। ये इस आउटर क्लास से एसोसिएटेड होगा, ना कि किसी भी ऑब्जेक्ट से। तो अगर हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना है इनर क्लास का, उसके लिए हमें आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल अगेन मैं अपना वही वाला वेरिएबल ले लूँ, लेट्स से स्टैटिक इंट x, और अगर मुझे x को एक्सेस करना होता तो मैं आउटर डॉट x करके एक्सेस कर सकता था, मुझे इस आउटर के कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। उसी तरीके से अगर मुझे इनर क्लास को एक्सेस करना है या इसका ऑब्जेक्ट बनाना है तो मुझे आउटर के ऑब्जेक्ट की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, ओके, पहली चीज, ठीक है। इसको भी हटा के रखते हैं, कमेंट कर देते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अब आप सोचो इस क्लास का, इनर क्लास का नाम कैसे होगा। क्या मैं सीधा इनर लिख सकता हूं और मेरे जावा को यहाँ ये क्लास मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि ये इनर क्लास जो है कहीं आउटर लेवल पे डिक्लेयर तो है नहीं। हमें पता है सारी क्लासेस एक पैकेज के अंदर आती है। तो अगर जेवीएम को कोई क्लास ढूंढनी है तो उस पैकेज नेम से क्लास ढूंढ सकता है, पैकेज नेम डॉट क्लास नेम। पर ये जो इनर क्लास है ये तो एक और क्लास आउटर के अंदर लाई करती है, तो क्या इसका नाम कुछ ऐसे नहीं होना चाहिए, आउटर डॉट इनर? बिल्कुल सही बात। तो सबसे पहले जेवीएम आउटर पे जाएगा, डॉट इनर, तो वो देखेगा इस आउटर क्लास के अंदर कोई इनर क्लास बनी हुई है क्या। आंसर है बिल्कुल बनी हुई है, आउटर डॉट इनर से उसको इनर क्लास मिल जाएगी और इस तरह जेवीएम उसे एक्सेस कर सकता है। यानी कि अब जब भी हम इस क्लास का नाम बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, आउटर डॉट इनर, ठीक है। तो हमें आउटर डॉट इनर का कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, तो लेट्स से हम पहले उसका एक रेफरेंस वेरिएबल रखते हैं, इनर, स्मॉल इनर इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, न्यू कीवर्ड, और अगेन अपनी क्लास का नाम। अब मेरी क्लास का नाम क्या है, क्लास का नाम अगेन क्या है मेरी, आउटर डॉट इनर एंड मेरा पैरेंथेसिस। तो मैं इस तरीके से अपनी इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकता हूं। देखो मुझे कोई कंपाइलर एरर नहीं आया, बस एक वार्निंग आ रही है कि मैंने इनर को यूज नहीं किया, ठीक है। उसके अलावा मुझे कोई कंपाइलर एरर नहीं आया, मतलब ये बिल्कुल सही सिंटैक्स है ना। तो हमने देखा
कि हमने इस इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया बिना आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाए, क्योंकि ये जो इनर क्लास है ये स्टैटिक है और ये किसी भी आउटर के ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड नहीं होती, बल्कि पूरी की पूरी क्लास से एसोसिएटेड होती है। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर हमने ऑब्जेक्ट बना दिया तो हम इसके मेथड भी कॉल कर सकते होंगे। बिल्कुल, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें एक वॉइड फन नाम से एक मेथड बना लेता हूँ जो कुछ नहीं करता, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्क्रीन पे लेट से सिर्फ हेलो प्रिंट कर देता है। ओके, हेलो, कुछ इस तरीके से। ओके, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो। ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लिया जिसका रेफरेंस वेरिएबल का नाम है इनर। तो अब मुझे अगर इसका एक मेथड कॉल करना है तो मैं सीधा कर सकता हूँ इनर डॉट फन, बिल्कुल कर सकता हूँ। और अगर मैं इसे रन करूंगा तो मेरी स्क्रीन पे हेलो आ जाना चाहिए, जो कि आ गया, बिल्कुल सही। ठीक है, तो इस तरीके से मैं उसके मेथड्स भी कॉल कर सकता हूँ। अब अगेन नॉर्मल क्लास की तरह मैं चाहूँ तो कितने मर्जी मेथड लिख दूँ, अभी के लिए मैंने एक ही मेथड लिखा हुआ है, फन। ठीक है, आप बस माइंड में याद रखना कि ये सारा काम जो मैं कर रहा हूँ बिना आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाए हुए कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक स्टैटिक क्लास है। जो इनर क्लास हमारी स्टैटिक है तो उसको आउटर के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, क्योंकि ये जो इनर क्लास है ये हमने स्टैटिक बनाई है, ये आउटर क्लास के नॉन स्टैटिक मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकती। नॉन स्टैटिक मेंबर्स चाहे कोई भी वेरिएबल हो, चाहे कोई भी फंक्शन हो या कोई भी मेथड हो। अच्छा, क्यों नहीं कर सकती? हमने ये पढ़ा था कि अगर हम एक क्लास के अंदर एक स्टैटिक मेथड बनाते हैं, लेट्स से मैंने बोला स्टैटिक, यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ मैं ग्रीट के नाम से, ठीक है, जो ग्रीट करेगा आपको। ओके, तो सॉरी, यहाँ पे मैंने वॉइड रिटर्न टाइप नहीं लिखा, स्टैटिक वॉइड ग्रीट, मैंने इस तरह का कोई मेथड बनाया। अब क्योंकि ये मेथड स्टैटिक है तो मैंने आपको क्या कहा था, ये सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल्स को ही एक्सेस कर सकता है। ये तो हमने स्टैटिक का रूल पढ़ा है। तो सेम तरीके से ये क्लास भी तो स्टैटिक है, तो ये क्लास भी क्या कर सकती होगी, सिर्फ हमारी आउटर क्लास के सिर्फ स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकती होगी या स्टैटिक वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकती होगी। तो अगर हमारे पास लेट्स से एक स्टैटिक इंट x है और यहीं पे मैं इसकी कोई वैल्यू डाल देता हूँ 4, तो ये हमारी इस वैल्यू को एक्सेस कर सकती होगी। लेट्स से पहले ये प्रिंट करती है इस वेरिएबल को x को, ठीक है, तो ये हमारा वेरिएबल प्रिंट हो जाना चाहिए। एक बार देखते हैं, बिल्कुल 4 हमारा प्रिंट हो गया, यानी कि ये स्टैटिक वेरिएबल को तो एक्सेस कर सकती है। पर अगर यहाँ पे मेरा एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल होता, लेट्स से एक सिंपल नॉन स्टैटिक वेरिएबल होता इंट y, ठीक है, तो क्या ये इस y को एक्सेस कर पाती? तो अगर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और ऐसे करके यहीं पे मैं दोबारा y लिख देता, अब ऑब्वियसली मैंने y के अंदर कोई वैल्यू नहीं डाली है तो हमारी डिफॉल्ट वैल्यू तो आनी चाहिए, विच इज 0 इंट के केस में, है ना। तो पर क्या ये इसे एक्सेस कर सकती है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे मेरा एरर आ गया, कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक फील्ड y, राइट। तो आप एक स्टैटिक क्लास से एक नॉन स्टैटिक मेथड को या वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। अब आपको इसका रीजन ऑलरेडी पता है फंक्शंस के केस में, पर चलो एक बार दोबारा से इसकी बात कर लेते हैं। क्या रीजन होगा कि हम नहीं चाहते एक स्टैटिक क्लास एक नॉन स्टैटिक मेथड को एक्सेस करे या उसके वेरिएबल को एक्सेस करे? बहुत सिंपल रीजन है। जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा, हम एक स्टैटिक नेस्टेड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं बिना आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए। यही तो हमने किया। हमने क्या लिखा, आउटर डॉट इनर, इनर इक्वल टू न्यू आउटर डॉट इनर। हमने इस क्लास को एक्सेस कैसे किया? आउटर डॉट इनर करके, और इसका हमने पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बना लिया बिना आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, क्योंकि ये क्लास किसी भी ऑब्जेक्ट से लिंक तो है नहीं, ये पूरी की पूरी क्लास से लिंक है। अब अगर कोई इनर क्लास का मेथड किसी नॉन स्टैटिक वेरिएबल को या नॉन स्टैटिक मेथड को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, जैसे इस केस में हमने y को एक्सेस करने की कोशिश की, तो ऑब्वियसली एरर आएगा। बिकॉज आप सोचो ना, आपने इनर का ऑब्जेक्ट बना लिया बिना आउटर का ऑब्जेक्ट बनाए, और ये जो x है, सॉरी यहाँ पे इस केस में ये जो y है विच इज नॉन स्टैटिक, ये तो आउटर के किसी ऑब्जेक्ट से लिंक है। तो अगर आपने आउटर का कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाया, आप इस y को बिना ऑब्जेक्ट के एक्सेस कैसे कर सकते हो, है ना। क्या मैं बिना आउटर का ऑब्जेक्ट बनाए इस y को एक्सेस कर सकता हूं? आंसर इज नो, क्योंकि ये जो y है ये ऑब्जेक्ट से लिंक है। तो उसी तरीके से मैं यहां पे भी उसे एक्सेस नहीं कर सकता। जावा मुझे वो करने ही नहीं देगा, क्योंकि ये y का मतलब कौन सा y, किस ऑब्जेक्ट का y? अभी तक तो हमने आउटर का कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाया। इसी रीजन से हम एक स्टैटिक क्लास के अंदर कोई नॉन स्टैटिक वेरिएबल एक्सेस नहीं कर सकते। सेम रीजन हमने पढ़ा था, अगर हम कोई स्टैटिक मेथड भी बना देते, लेट्स यहाँ पे एक स्टैटिक मेथड एग्जिस्ट करता, स्टैटिक वॉइड फन, अगेन सेम नाम रख लेते हैं लेट्स से, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई मेथड एग्जिस्ट करता तो ये मेथड भी इस y को एक्सेस नहीं कर पाता। क्यों? अगेन ये स्टैटिक मेथड है और ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। ओके, क्या कोई तरीका नहीं है क्या कि हम इस y को एक्सेस कर सके? कोई तरीका तो होना चाहिए, राइट, वरना हम क्या कभी नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर पाएंगे? एक तरीका तो है। देखो, क्या हो अगर ये जो फंक्शन है ना, ये एक पैरामीटर ले, और वो पैरामीटर में क्या ले, इस आउटर क्लास का रेफरेंस। तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं यहीं पे एक पैरामीटर ले लूँ आउटर का, उसका नाम है आउटर, तो क्या यहाँ पे मैं आउटर डॉट वाई नहीं कर सकता? आउटर डॉट वाई बिल्कुल कर सकता हूँ। देखो मेरा एरर चला गया। पर अब जब मैं इस इनर को कॉल करूंगा, इनर डॉट फन, यहाँ पे मुझे आउटर का एक रेफरेंस देना पड़ेगा, पर मैंने आउटर क्लास तो भी बनाई ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक आउटर क्लास भी बना लेते हैं, आउटर, इसका नाम रखते हैं स्मॉल आउटर इक्वल टू न्यू आउटर, कुछ इस तरीके से,
ठीक है, ओके, तो हमने एक आउटर क्लास बनाई। अब इस मेथड में मैंने इस आउटर के रेफरेंस को पास कर दिया। देखो मेरा एरर चला गया। अब क्या मैं इसको एक्सेस कर पाऊंगा? क्या एक्स और वाई दोनों प्रिंट हो जाएंगे? एक्स 4 प्रिंट होना चाहिए, वाई हमारा 0 प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने इसमें डिफॉल्ट वैल्यू डाली हुई है। बिल्कुल हो गया, 4 और 0। बहुत बढ़िया। तो बेसिकली ये तो हम कर सकते हैं। इसका एक और तरीका है कि हम क्या करें, इस इनर क्लास के कंस्ट्रक्टर बना लें। लेट से मैंने कहा इनर कंस्ट्रक्टर, ओके, और इस कंस्ट्रक्टर में ही एक आउटर क्लास का रेफरेंस एक्सपेक्ट कर ले, कुछ इस तरीके से। और हम क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे एक मेंबर रख सकते हैं आउटर का रेफरेंस, और हम यहाँ पे लिख देंगे दिस डॉट आउटर इक्वल टू आउटर। आई होप आपको समझ आ गया होगा हमने क्या किया है। हमने एक इनर क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया जिसने क्या किया, एक आउटर नाम का रेफरेंस एक्सपेक्ट किया, और हमने एक और वेरिएबल रखा हुआ था, अगेन आउटर नाम का रेफरेंस रखा हुआ था, और हमने दिस डॉट आउटर यानी कि इस वाले आउटर में जो भी हमारे पैरामीटर में आ रहा है वो हमने डाल दिया। अब मुझे इस फंक्शन में आउटर की जरूरत नहीं है। मैं सिंपली क्या कर सकता हूं, मैं सिंपली यहाँ इस वाले आउटर के थ्रू वाई कॉल कर सकता हूँ, आउटर डॉट वाई। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आउटर पास ना करके इधर आउटर का रेफरेंस पास करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से। अब भी बिल्कुल मुझे कोई एरर नहीं आ रहा, और अगर मैं इस कोड को चलाऊंगा तो मेरा सेम आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आपको पता है हम ऐसे कंस्ट्रक्टर्स बना सकते हैं जिसमें हम किसी और का रेफरेंस भी ले लें, राइट? जैसे हमने यहाँ पे इसका रेफरेंस लिया आउटर क्लास का, तो हम ये भी कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली उस फंक्शन में पास कर सकते हैं, जो भी हम चाहें। अब हमने कुछ प्रॉपर्टीज की तो बात करी स्टैटिक क्लास के बारे में, कि भाई जो हमारी स्टैटिक क्लासेस की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है कि वो आउटर क्लास के सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकती है, नॉन स्टैटिक को नहीं कर सकती। पर जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला था, इंटरेस्टिंगली, लेट से अगर ये वाला जो हमारा वेरिएबल है ये प्राइवेट होता, प्राइवेट स्टैटिक, तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। देखो मुझे कोई एरर नहीं आया, मैं इसको एक्सेस कर पाता, क्योंकि मैं प्राइवेट वेरिएबल भी एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो इनर क्लास है ये आउटर के अंदर ही तो आ रही है, और जो भी चीज़ आउटर के अंदर है हर वो चीज़ इस इंडेक्स को एक्सेस कर सकती है। बिल्कुल बढ़िया, तो हम ये भी देख सकते हैं। अब इसको तो चाहे मैं प्राइवेट बना लूँ चाहे पब्लिक रखूँ, ये तो वाई को तो एक्सेस कर ही नहीं सकता डायरेक्टली। हाँ, इनडायरेक्ट तरीके से जैसे मैंने एक्सेस करवा लिया वो ये कर सकता है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस इनर क्लास की और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। अब एक तो हम समझ गए मोटा मोटा कि ये सिर्फ स्टैटिक मेंबर्स को एक्सेस कर सकती है, नॉन स्टैटिक को कर ही नहीं सकती। अब चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो कोई फंक्शन हो, ये कोई अगर आउटर क्लास में कोई फंक्शन होगा जो स्टैटिक होगा, इनर क्लास उसे यूज कर पाएगी, नहीं तो अगर वो नॉन स्टैटिक होगा तो नहीं यूज कर पाएगी। ओके, उसके अलावा ये जो हमारी स्टैटिक क्लास है ये एक बिल्कुल नॉर्मल क्लास की तरह है। ये किसी क्लास को एक्सटेंड भी कर सकती है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लेट से एक्सटेंड्स और कोई और क्लास, लेट से डेमो। ठीक है, तो देखो हमारे ऊपर एक डेमो क्लास बनी हुई थी, इसने इसको एक्सेस कर लिया, तो हम ये कर सकते हैं। ये किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट भी कर सकती है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इंप्लीमेंट्स। अब हमारे पास कोई इंटरफेस बना नहीं हुआ, पर अगर कुछ बना होता तो मैं लेट से डेमो 2 करके कोई इंटरफेस होता तो मैं उसको इंप्लीमेंट भी कर पाता। तो हमारी इनर क्लास नॉर्मल क्लास की तरह ही बिहेव करेगी। ये किसी क्लास को एक्सटेंड कर सकती है, किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकती है। इसके अंदर कितने भी आप मेथड्स बना सकते हो नॉर्मली, जैसे मैंने एक वॉइड फन बनाया, मैं और कोई मेथड्स बना सकता हूँ। कितने भी मैं यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकता हूँ, लेट से यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग नेम डिक्लेयर कर देता हूँ, तो ये सब मैं कर सकता हूँ। इसके अंदर हमने देखा कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है। तो बिल्कुल जो नॉर्मल क्लास होती है उसी तरह से ये बिहेव करती है, बस इसका नाम बदल जाता है। अब जब भी हमें इसे कॉल करना है हम इसे बोलेंगे आउटर डॉट इनर, हम सीधा इनर नहीं बोल सकते। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्या हमारी इनर क्लास के अंदर स्टैटिक मेथड्स हो सकते हैं या स्टैटिक वेरिएबल हो सकते हैं? क्या मैं यहाँ पे स्टैटिक इंट लेट से नंबर कुछ ऐसा कुछ लिख सकता हूँ? क्या मेरे पास कोई एरर आया? नहीं। क्या मैं सेम तरीके से स्टैटिक वॉइड कोई मेथड बना सकता हूँ fun2, लेट से fun2 कर लेते हैं। हाँ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? बिल्कुल, मेरे पास कोई एरर नहीं आया, मतलब मैं कर सकता हूँ। एक स्टैटिक क्लास के अंदर मैं स्टैटिक मेंबर्स को रख सकता हूँ, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो कोई मेथड हो। ओके, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये जो इनर क्लास है ये हर वो चीज़ कर सकती है जो एक नॉर्मल क्लास कर सकती है। नॉर्मल मतलब जो भी अभी तक हमने पढ़ा था, जो किसी के अंदर नेस्टेड नहीं होती थी, राइट? अब क्योंकि आउटर के अंदर स्टैटिक मेथड हो सकता है तो इनर के अंदर भी हो सकता है ना? बस क्या बदला, इसका एक नाम बदला आउटर डॉट इनर, और एक और चीज़ बदली कि ये आउटर क्लास के नॉन स्टैटिक मेथड को एक्सेस नहीं कर सकती। बस उसके अलावा तो सब कुछ सेम है ना? ओके, अब ये स्टैटिक मेथड्स का होना या फिर स्टैटिक वेरिएबल्स का होना किसी नेस्टेड क्लास के अंदर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी अब जब हम दूसरी नेस्टेड क्लास पढ़ेंगे जो कि इनर क्लास है, वो ये नहीं कर सकती। वो अपने अंदर स्टैटिक मेथड्स या स्टैटिक वेरिएबल्स नहीं रख सकती, और उसका रीजन भी हम समझेंगे जब हम वो दोनों पढ़ लेंगे। ठीक है, पर अभी के लिए आप समझ गए कि हमने कैसे ये नेस्टेड क्लास बनाई, कैसे इसके अंदर सारी चीजें करी। अब अगला क्वेश्चन, ये जो हमारी इनर क्लास है इसके अंदर हम जितने भी वेरिएबल्स या जितने भी मेथड्स को लिखते हैं, क्या हम उसके अंदर एक्सेस मॉडिफायर लगा सकते हैं? क्या मैं इसको ऐसे प्राइवेट लिख सकता हूँ?
आंसर है बिल्कुल लिख सकते हो, कोई एरर नहीं आएगा। देखो कोई एरर नहीं आया, बस एक वार्निंग आई है कि भाई आपका द वैल्यू ऑफ फील्ड आउटर डॉट एरर नेम इज नॉट यूज, क्योंकि आपने इसको अभी तक यूज नहीं किया, सिंपल। इसके अलावा मैं इसको भी प्राइवेट बना सकता हूँ चाहे, उसी तरह से मैं प्रोटेक्टेड या पब्लिक भी बना सकता हूँ। ओके, बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब ये कि मैं एक्सेस मॉडिफायर्स भी यूज कर सकता हूँ। अच्छा, इनफैक्ट एक्सेस मॉडिफायर को यूज करना ही इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। कैसे? तो उसके लिए क्या करता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी के लिए लेट्स से आप इस क्लास को भूल जाओ, इस आउटर और इनर क्लास को। हाँ, एक नई क्लास पे वर्क करते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान दो। तो लेट्स से मेरे पास एक क्लास है बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट करके एक क्लास है, ठीक है। अब इमेजिन करो इस बैंक अकाउंट के अंदर मेरे पास एक पब्लिक मेथड है, लेट्स से पब्लिक वॉइड कंप्यूट इंटरेस्ट, कुछ इस तरीके से, जो मैं क्या बताता है, हमें इंटरेस्ट ला करके देता है किसी भी प्रिंसिपल का। तो लेट्स से मैं डबल प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पैरामीटर में ले लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन लॉजिक इधर मैं यहीं पे डाल सकता हूँ, ठीक है। पर मैं चाहता हूँ मैं ना मल्टीपल तरह के इंटरेस्ट कैलकुलेटर्स रखूँ। एक तो होगा ईयरली जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करे, एक होगा मंथली, एक होगा लेट्स से क्वार्टरली। बहुत तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेटर मैं रखना चाहता हूँ। तो एक दूसरा तरीका ये है कि मैं उन सबके अलग अलग मेथड्स बनाऊँ और यहाँ पे कोई भी मेथड कॉल कर दूँ। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी एक इंटरनल क्लास बना सकता हूँ, एक नेस्टेड क्लास। तो मैं क्या करूँगा, नेस्टेड क्लास स्टैटिक क्लास लेट्स से इंटरेस्ट कैलकुलेटर क्लास मैंने यहाँ पे बना दी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक इंटरेस्ट कैलकुलेटर करके एक स्टैटिक क्लास बनाई है। अब आप सोचो, अब इसके अंदर मैं चाहूँ कितने भी हेल्पर मेथड्स रख सकता हूँ। लेट्स से एक मेथड मैंने रखा डबल कैलकुलेट ईयरली, ठीक है। ये क्या करेगा, ये लेट्स से आपका एक प्रिंसिपल लेगा, डबल प्रिंसिपल और लेट्स से एक आपका रेट ले लेगा, भाई किस रेट पे कैलकुलेट करना है, और आपको लेट्स से फाइनल आंसर दे देगा रिटर्न प्रिंसिपल डॉट रेट। इमेजिन कुछ इस तरीके से उसने प्रिंसिपल इंटू रेट हमें ला करके दे दिया। अब मान लो मैं इस मेथड को प्राइवेट कर दूं, यानी कि इस मेथड को और कोई यूज नहीं कर सकता इस बैंक अकाउंट के बाहर। अब आप इमेजिन करो इस कंप्यूट इंटरेस्ट वाले मेथड से, अच्छा इसका नाम कंप्यूटर इंटरेस्ट रखा है। अब इस कंप्यूट इंटरेस्ट नाम के मेथड से अगर मुझे कैलकुलेट ईयरली कॉल करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं? अब देखो, क्योंकि ये कैलकुलेट ईयरली जो मेथड है ये खुद स्टैटिक नहीं है, तो ऑल्दो क्लास स्टैटिक है पर इसका अंदर का मेथड स्टैटिक नहीं है। तो इस मेथड को कॉल करने के लिए या तो मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, नहीं तो एक काम करता हूँ इसको भी मैं स्टैटिक डिक्लेयर कर देता हूँ। अब मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। अब मुझे अगर इस कैलकुलेट ईयरली को कॉल करना है तो मैं सिंपली कैसे कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ लेट्स से रिटर्न जो भी हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेटर वाली जो क्लास है, इंटरेस्ट कैलकुलेटर जो भी हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेटर वाली क्लास है वो डॉट कैलकुलेट ईयरली ला करके देगा। प्रिंसिपल पे मैंने प्रिंसिपल पास कर दिया और रेट पे मैंने लेट से 9% पास कर दिया, तो 0.09, ठीक है। ओके, यहाँ पे एरर आ रहा है, अच्छा ठीक है, ये वॉइड किया हुआ है मैंने, इसको मुझे डबल ही करना पड़ेगा क्योंकि हम रिटर्न कर रहे हैं। तो देखो मुझे कोई एरर नहीं आया। तो सोचो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले एक बैंक अकाउंट का क्लास बनाई, उसके अंदर एक मेथड है कंप्यूट इंटरेस्ट जो एक प्रिंसिपल लेता है और कुछ इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है। तो या तो चाहे मैं ये वाला पूरा लॉजिक प्रिंसिपल इंटू रेट इसके अंदर ही लिख सकता था, पर मैंने सोचा कि ऐसे मुझे ना बहुत सारे लॉजिक्स लगेंगे। अभी ये है कैलकुलेट ईयरली, कल को मुझे कैलकुलेट मंथली, कैलकुलेट क्वार्टरली, बहुत तरीके से बनाने पड़ सकते हैं। तो मैं करता हूँ मल्टीपल मेथड्स रखता हूँ और उन सारे मेथड्स को एक क्लास के अंदर डाल देता हूँ क्योंकि सारी लॉजिकल ग्रुपिंग है। तो मैंने एक स्टैटिक क्लास बनाई इंटरेस्ट कैलकुलेटर, उसके अंदर एक मेथड रख लिया कैलकुलेट ईयरली। अब इसी तरीके से कल को मैं एक और स्टैटिक मेथड रखता हूँ, लेट्स से स्टैटिक डबल कैलकुलेट, हाँ लेट्स से कैलकुलेट मंथली, कुछ इस तरीके से भी मैं कर सकता हूँ। इसी तरीके से मैं अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करवा सकता हूँ। तो अभी के लिए इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब आप सोचो अगर ये जो मेरी इंटरेस्ट कैलकुलेटर क्लास थी, इस पूरी क्लास को ही मैंने प्राइवेट कर दिया, मैं यहाँ पे अगर इस पूरी क्लास को ही प्राइवेट बना दूं, तो आप सोचो क्या इस क्लास के बाहर ये इंटरेस्ट कैलकुलेटर क्लास किसी को दिखेगी? आंसर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये प्राइवेट मेंबर है। तो ये क्लास ही सबके लिए हिडन हो जाएगी। अब आप सोचो अब इस क्लास का एक्सेस होगा किसके पास? इस क्लास का एक्सेस हर उस मेथड के पास होगा जो भी इस बैंक अकाउंट के अंदर लिखा होगा, फॉर एग्जांपल कंप्यूट इंटरेस्ट। यानी कि ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेटर क्लास है अब ये एक हेल्पर क्लास की तरह काम करेगी इस कंप्यूट इंटरेस्ट फंक्शन के लिए, क्योंकि और कोई तो इसे देख भी नहीं सकता। तो बाहर की दुनिया से इंटरेस्ट कैलकुलेटर सबके लिए हिडन है। इस क्लास को एक्सेस कौन कर सकता है? बस इस बैंक अकाउंट क्लास के सारे मेथड्स, जैसे कि कंप्यूट इंटरेस्ट कॉल कर रहा है इंटरेस्ट कैलकुलेटर डॉट कैलकुलेट ईयरली। कल को मैं लॉजिक चेंज करूं और यहीं पे स्टैटिक डबल कैलकुलेट मंथली का मेथड बना दूं, फिर मैं यहाँ पे चाहूँ तो इंटरेस्ट कैलकुलेटर डॉट कैलकुलेट मंथली कर सकता हूँ, या मैं और भी ऐसे नए मेथड्स बना सकता हूँ जो इस क्लास के मेथड्स को कॉल कर पाए, पर और कोई इस क्लास को कॉल ही नहीं कर सकता, इस क्लास को यूज ही नहीं कर सकता, क्योंकि क्लास पूरी की पूरी प्राइवेट है।
तो मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं पूरी की पूरी क्लास को प्राइवेट बना सकता हूँ, मैं इस क्लास के अंदर चाहे कुछ वेरिएबल्स को प्राइवेट बना सकता हूँ, लेट्स से प्राइवेट इंडेक्स, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ जो एक नॉर्मल क्लास में कर सकता हूँ, पर हाँ मैं पूरी की पूरी क्लास को भी प्राइवेट बना सकता हूँ। और दिस इज द बेस्ट थिंग आई कैन डू, क्योंकि इससे मेरे को क्या फायदा मिलता है, इससे मैं पूरी की पूरी क्लास को हाइड कर देता हूं बाहर की दुनिया के लिए, क्योंकि ये क्लास जो है सिर्फ बैंक अकाउंट के अंदर ही सेंस बनाती है। इंटरेस्ट कैलकुलेटर खुद में कोई सेंस नहीं बनाता, वो एक हेल्पर क्लास का काम करता है बैंक अकाउंट के लिए। तो अगर ये हेल्पर क्लास ही है तो मैं इसको अलग से बाहर क्यों लिखूं, मैं इसको इसके अंदर ही लिख देता हूं, राइट। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कितना इंटरेस्टिंग हो जाता है अगर हम नेस्टेड क्लास के साथ डील करते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ आ गई होंगी। अब अगर मैं इसके कुछ यूज केस की बात करूं, यूज केसेस ऑफ लेट्स से स्टैटिक नेस्टेड क्लास, तो हमारे पास क्या क्या निकल के आएंगे, ठीक है। तो एक एक करके उनको देखते हैं। देखो, स्टैटिक नेस्टेड का सबसे अच्छा यूज केस तो मैंने आपको यही बताया कि हमारी जो नेस्टेड क्लास है अगर वो एक हेल्पर क्लास की तरह एक्ट करती है हमारी आउटर क्लास से, तो वहां पे उसका बहुत अच्छा यूज केस है, ठीक है, एज हेल्पर क्लास और एनी आउटर क्लास, है ना। और सेकंड इसका यूज केस जो होता है वो होता है बिल्डर डिजाइन पैटर्न में। अब बिल्डर डिजाइन पैटर्न क्या होता है, तो अगेन ये एक डिजाइन पैटर्न है जो कि हम बहुत यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में कोई वीडियो देखनी है तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो, मैं वीडियो अटैच कर दूंगा हमारी वीडियो बिल्डर डिजाइन पैटर्न की। इसको बनाने के लिए भी हमारा स्टैटिक नेस्टेड क्लास बहुत ज्यादा यूज होती है। अब तीसरा यूज केस क्या हो सकता है, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो हमारी स्टैटिक नेस्टेड क्लास है ना, ये वाली, इससे ऊपर भी चलते हैं, हमारी ये वाली, ये जो स्टैटिक नेस्टेड क्लास है इसके अंदर हम स्टैटिक मेथड्स को रख सकते हैं, जो कि अभी हम जो आगे पढ़ेंगे नॉर्मल इनर क्लास उसके अंदर नहीं रख सकते। तो अगर आपको एक ऐसी नेस्टेड क्लास चाहिए जिसमें स्टैटिक मेथड्स हो सके, तब भी आपको स्टैटिक नेस्टेड ही यूज करनी पड़ेगी, है ना। तो बेसिकली इफ यू वांट टू हैव स्टैटिक मेथड्स इनसाइड अ नेस्टेड क्लास, ठीक है। अब आई होप आपको इसके सारे यूज केस अच्छे समझ आ गए होंगे। इसका एक और यूज केस है, पर वो तब ज्यादा बेटर समझ आएगा जब हम स्प्रिंग बूट की सीरीज पढ़ेंगे, कि जब भी हम कोई रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बनाते हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का कोई डीटीओ बनाते हैं। अगर आपको नहीं पता डीटीओ क्या होता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स क्या होता है, कोई बात नहीं, हम जब स्प्रिंग बूट की सीरीज स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। उस केस में भी आप क्या कहते हैं, स्टैटिक नेस्टेड क्लास बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, ठीक है। तो अभी इसके बारे में बात नहीं करते, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बट नॉर्मल तरीके से अगर हम बोलें तो अगर हमारी जो इनर क्लास है सिंपल अगर वो एक हेल्पर का काम कर सकती है आउटर क्लास के लिए, वहां पे आप स्टैटिक नेस्टेड क्लास यूज कर सकते हो। उसके अलावा हमने देखा कि स्टैटिक नेस्टेड क्लास पूरी तरीके से एक नॉर्मल क्लास की तरह ही बिहेव करती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसकी वो सारी प्रॉपर्टीज लिख दी हैं जो हमारी स्टैटिक नेस्टेड क्लास की हमने अभी तक बात की है, ठीक है। आप इसको इजिली गो थ्रू कर सकते हो। अब हम मूव करते हैं अपनी सेकेंड टाइप ऑफ नेस्टेड क्लास की तरफ, जो कि है इनर क्लासेस। हाँ जी, तो क्या होती है हमारी इनर क्लास, भाई कोई भी ऐसी नेस्टेड क्लास जो स्टैटिक ना हो उसको हम इनर क्लास बोलते हैं। तो बेसिकली हमारे पास होगी एक क्लास आउटर, और उसके अंदर हम जो नेस्टेड क्लास डालने वाले हैं वो नॉन स्टैटिक होगी। तो सिंपल हम लिख देंगे हमारी क्लास इनर विदाउट स्टैटिक कीवर्ड, और इसी को हम बोलते हैं इनर क्लास। अब अगेन वापस अपने कोड में चलते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, आपको बहुत मजा आएगा। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हम इनर क्लास की बात करने वाले हैं। तो अगेन मैंने खाली क्लास ली हुई है, ठीक है, डेमो 2 के नाम से। हम यहाँ पे इनर क्लास की बात करते हैं। तो अगेन हमने क्या पढ़ा था, लेट्स से हमारे पास एक आउटर क्लास होगी, उसके अंदर हमारे पास एक इनर क्लास हो जाएगी, क्लास इनर, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हम स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगाएंगे। अब आप ध्यान से सोचो, ये जो हमारी इनर क्लास है, क्योंकि इसके आगे स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगा है, राइट, तो ये जो क्लास है ना, ये आउटर के ऑब्जेक्ट से रिलेट करती होगी, है ना, आउटर के ऑब्जेक्ट को बिलोंग करती होगी, ना कि पूरी की पूरी क्लास को। अब हम इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, अब हम इसका ऑब्जेक्ट तब तक नहीं बना सकते जब तक हम आउटर का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो एक बार ना फटाफट देखते हैं कि हम इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैंने क्या कहा, इसका नाम क्या है, इसका नाम तो सेम रहेगा, आउटर डॉट इनर, है ना। अब लेट्स से मैं इसका रेफरेंस वेरिएबल का नाम रखता हूँ अगेन इनर इक्वल टू न्यू। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, क्या मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ आउटर डॉट इनर, कुछ ऐसा नहीं लिख सकता, कंपाइलर एरर आ गया मेरे पास ऑब्वियसली, क्योंकि भाई ये जो हमारी इनर क्लास है इसको एक आउटर का ऑब्जेक्ट चाहिए डिक्लेयर होने के लिए, है ना, क्योंकि स्टैटिक तो है नहीं। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे आउटर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। लेट्स से आउटर का स्मॉल आउटर इक्वल टू न्यू आउटर। हाँ जी, तो अब मैंने आउटर का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इस ऑब्जेक्ट की वजह से मैं इस इनर क्लास को डिक्लेयर कर सकता हूं, कैसे। अब ये सिंटेक्स तो बिल्कुल गलत है, इसको मैं कमेंट कर देता हूं। असली सिंटेक्स कुछ ऐसा दिखेगा कि मैं कहूंगा आउटर डॉट इनर, क्लास का नाम हमारी आउटर डॉट इनर ही रहेगा,
उसके रेफरेंस वेरिएबल का नाम हम रखेंगे इनर, इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं न्यू कीवर्ड लिखता हूँ, राइट, कोई भी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने के लिए मेमोरी में। पर आप सोचो, क्या मैं डायरेक्टली न्यू लिख सकता हूँ? अगर मुझे इस इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो मुझे इस आउटर के ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी हम इसको एक सेकंड के लिए दोबारा इग्नोर करें, मान लो यहाँ पे एक वेरिएबल होता इंट एक्स। अब अगर मुझे इस एक्स को एक्सेस करना होता था तो मैं कैसे लिखता था? लेट्स से मेरे को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करना होता था, तो मैं ऐसे लिखता था आउटर डॉट एक्स, कुछ इस तरीके से, है ना। तो मैं एक्स प्रिंट हो जाता था। तो मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट का नाम, फिर डॉट ऑपरेटर, और जो भी मुझे एक्सेस करना है, तो मैं इस तरह करता था। तो अगर आप सोचो, अगर मैं दोबारा से इस एक्स को हटा दूं, अगर आप सोचो अब मुझे अगर इस इनर का ऑब्जेक्ट बनाना है तो क्या मुझे ऐसा नहीं करना पड़ेगा? मैं लिखूंगा आउटर डॉट, अब जाकर के जो भी मुझे काम करना है, लेट्स से न्यू इनर, कुछ इस तरीके से। तो ये है पूरा का पूरा सिंटेक्स। तो अगेन सबसे पहले मैंने क्या किया, क्लास का नाम विच इज आउटर डॉट इनर, हमेशा यही रहेगा। रेफरेंस वेरिएबल का नाम जो कि है इनर, इक्वल टू, अब मैं डायरेक्टली न्यू इनर नहीं लिख सकता, राइट, क्योंकि जेवीएम को पता ही नहीं चलेगा ये इनर क्लास है कौन सी। ये किसी पैकेज के अंदर डायरेक्टली तो आती नहीं है ना, ये एक आउटर क्लास के अंदर आती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस आउटर का एक ऑब्जेक्ट लेंगे, रेफरेंस वेरिएबल लेंगे आउटर, उसके बाद डॉट ऑपरेटर लगाएंगे। ये हमने देखा ही है, जब भी हम डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं हम हीप मेमोरी में जाते हैं और देखते हैं अब हमें क्या एक्सेस करना है। उसके अंदर आउटर ऑब्जेक्ट के अंदर हमें एक इनर क्लास मिलेगी, उसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, डॉट न्यू इनर। सिंपल, बहुत लॉजिकल है ये सिंटेक्स, आपको सेंस बना रहा होगा कि हमेशा डॉट ऑपरेटर से हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट के अंदर झांकते हैं कि अब मुझे किसे एक्सेस करना है। अब अगर मुझे किसी एक्स को एक्सेस करना है तो मैं लिखता हूँ आउटर डॉट एक्स, किसी फंक्शन फन को एक्सेस करना है तो मैं लिखता हूँ आउटर डॉट फन, राइट। इस केस में मुझे इस क्लास को एक्सेस करना है, और एक्सेस करने का मतलब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैंने लिखा आउटर डॉट न्यू इनर, ठीक है। अब मैंने अगर ऐसा लिख दिया, अब आप सोचो इस इनर क्लास के अंदर मेरा एक मेथड होता है, लेट्स से void fun, सेम मेथड लेते हैं जो क्या करता, कुछ नहीं करता, लेट्स से हेलो प्रिंट करता। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो मैं यहाँ पे सिंपली लेट्स से हेलो प्रिंट करा देता हूँ। अब इस फंक्शन को कॉल करने के लिए मैं सिंपल लिख देता इनर डॉट फन, और मुझे कोई एरर नहीं आया। मैं अगर मैं इसको चला के देखूँ तो हेलो प्रिंट हो गया स्क्रीन पे, ठीक है, सिंपल। तो इनर क्लास ऐसे वर्क करती है। अगर मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाना है तो मेरे पास ये सिंटेक्स है। देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक आउटर का ऑब्जेक्ट बनाया और फिर उसको यूज करके मैंने एक इनर का ऑब्जेक्ट बनाया। जावा हमें एक स्पेशल सिंटेक्स देता है जिससे मैं दोनों काम एक ही लाइन में कर सकता हूं, कुछ ऐसे। अगर मैं लिखूं आउटर डॉट इनर, हमारी अगेन इनर क्लास का नाम, उसके रेफरेंस वेरिएबल का नाम विच इज इनर, इक्वल टू न्यू आउटर डॉट न्यू इनर, तो जावा में मैं ऐसे भी कर सकता हूं। देखो मेरे पास कोई एरर नहीं आया, और अभी भी इनर डॉट फन अगर मैं रन करूंगा तो मेरे पास आंसर हेलो आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब देखो, जैसे मैंने न्यू आउटर किया होगा तो सबसे पहले क्या हुआ होगा, हमारी जो हीप मेमोरी है उसके अंदर एक आउटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ होगा। उसी ऑब्जेक्ट पे मैंने डायरेक्टली डॉट न्यू इनर लगा दिया। अब डॉट मतलब आपको पता है हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर झांक के देखते हैं। हमें क्या करना है, इनर क्लास को एक्सेस करना है, और एक्सेस करने का मतलब उसका ऑब्जेक्ट बनाना है। तो हमने डायरेक्टली डॉट न्यू इनर लिख दिया, तो अगेन हमारा इनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन गया होगा। अब आप इसको ध्यान से सोचो, जब मैंने ये किया मैंने डायरेक्टली उस इनर क्लास के ऑब्जेक्ट को असाइन कर दिया हमारे इनर वेरिएबल में, है ना, तभी तो यहाँ पे क्लास का नाम लिखा है आउटर डॉट इनर। पर मैंने इस आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट को तो किसी को रेफर ही नहीं किया, इसका कोई रेफरेंस वेरिएबल अभी है ही नहीं, राइट। तो ये सिंटेक्स हम तभी यूज करेंगे जब हमें आउटर का रेफरेंस वेरिएबल की जरूरत ही ना हो, हमें सिर्फ इनर क्लास को यूज करना हो डायरेक्टली, ठीक है। उस केस में हम ये सिंटेक्स यूज कर सकते हैं। नहीं तो ऑब्वियसली ये वाला सिंटेक्स बेटर है कि आप पहले आउटर का बनाओ ऑब्जेक्ट और फिर आउटर के ऑब्जेक्ट को यूज करके इनर का ऑब्जेक्ट बनाओ, ठीक है। तो इसको मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब फटाफट आईपैड पे चलते हैं और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। हाँ जी, तो अब आगे बढ़ने से पहले और हम इनर क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज देखें जो सिंपल इनर क्लास होती है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, ठीक है। अभी जैसे हमने कोड में देखा था कि हमने क्या किया, अगर मैं वही सिंटेक्स दोबारा लिखूं तो हमने सबसे पहले आउटर का एक ऑब्जेक्ट बनाया, लेट्स से आउटर इक्वल टू न्यू आउटर, कुछ ऐसे करके, राइट। और उसके बाद हमने इस ऑब्जेक्ट का यूज़ किया, इस स्मॉल आउटर का यूज़ किया इनर क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। तो हमने इनर का ऑब्जेक्ट कैसे बनाया, सबसे पहले हमने उसका नाम लिखा विच इज़ आउटर डॉट इनर, ये नाम हमेशा सेम रहेगा। उसके रेफरेंस वेरिएबल का नाम लिखा इनर, इक्वल टू हमने लिखा आउटर डॉट न्यू इनर, कुछ इस तरीके से हमने सिंटेक्स लिखा, ठीक है। आई होप आपको ये सिंटेक्स भी अच्छे से समझ आ गया होगा, ये पर्टिकुलर सिंटेक्स। अब आप सोचो मेमोरी के अंदर क्या हो रहा होगा, हमारे पास एक हीप मेमोरी है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। सबसे पहली लाइन जब एग्जीक्यूट हुई होगी तो हमें नॉर्मली पता है क्या हुआ होगा, जैसे ही हमने लिखा होगा न्यू आउटर, हमारा मेमोरी में हीप मेमोरी के अंदर एक स्पेस एलोकेट हुआ होगा आउटर ऑब्जेक्ट के लिए, कुछ इस तरीके से। और हमारे पास इसी तरीके से जैसे एक हीप मेमोरी थी, हमारे पास होती है एक स्टैक मेमोरी। लेट्स से यहाँ पे हमारे पास ये स्टैक मेमोरी है, ठीक है। इसके अंदर एक आउटर नाम का रेफरेंस बना होगा आउटर,
और उसको हमने ये असाइन कर दिया होगा। ये काम हमें पता है पहले से होता होगा, राइट? बहुत बढ़िया। अब आप सोचो, हमारे पास आउटर का रेफरेंस एग्जिस्ट करता है, आउटर का ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है। अब अगली लाइन जब हुई होगी तो मेमोरी में क्या हुआ होगा? हमने लिखा हमें एक इनर क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बनाना है जिसका नाम है आउटर डॉट इनर। ओके, तो रेफरेंस वेरिएबल तो यहां बन गया होगा भाई इनर, कुछ इस तरीके से, ये तो हमें पता है। पर इस लाइन का क्या मतलब है? सबसे पहले हमने लिखा आउटर डॉट, तो हम इस आउटर ऑब्जेक्ट के रेफरेंस पे गए होंगे। आपको पता है डॉट ऑपरेटर क्या करता है? डॉट ऑपरेटर मतलब अगर आपने एक रेफरेंस पे डॉट लगाया तो हम उस ऑब्जेक्ट के अंदर झांकना शुरू कर देते हैं। तो हमने इसके अंदर देखा आउटर डॉट, हमें एक न्यू इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो क्या ये जो नया ऑब्जेक्ट बनेगा ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएट होगा कुछ ऐसा, और ये इसको पॉइंट करेगा? कैसा होता होगा? आंसर है नहीं, ऐसा नहीं होता होगा। एक्चुअली होगा ये कि हमारा एक अलग ब्लॉक ही बनेगा हीप के अंदर, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और हमारा ये जो इनर है ये इसी ब्लॉक को पॉइंट करेगा और ये हमारा इनर ऑब्जेक्ट होगा। पर भैया लिखा तो हमने कुछ इस तरीके से है आउटर डॉट, और हमने ये भी पढ़ा था ये जो हमारी इनर क्लास है ये आउटर क्लास के अंदर आती है, तो इसके ऑब्जेक्ट अलग अलग क्यों क्रिएट हुए? यहीं पे हमारा काम आता है दिस कीवर्ड। हमने ये भी समझा था ना कि हर क्लास के पास अपना खुद का एक रेफरेंस होता है जिसको हम बोलते हैं दिस, राइट? और हमने जब ये समझा था कि ऑब्जेक्ट कितना साइज लेता है तो हमने देखा था उसके मेटा डेटा में ये दिस का रेफरेंस भी स्टोर होता है ना? ये भी अपना कुछ मेमोरी घेरता होगा। अब जब भी हम कोई इनर क्लास बनाते हैं कुछ इस तरीके से, आप इस कोड को अगर ध्यान से देखो तो जब भी हमने एक इनर क्लास बनाई थी ना, तो इस इनर क्लास के अंदर हमेशा अपने आउटर क्लास का एक रेफरेंस मौजूद रहता है। अगर ये नॉन स्टैटिक है तो ऑब्वियसली, अगर ये वो स्टैटिक नेस्टेड होती तो वो तो स्टैटिक क्लास होती, उसको रेफरेंस की जरूरत ही नहीं होती। पर अगेन अगर ये नॉन स्टैटिक क्लास एक इनर क्लास है प्रॉपर, इसके अंदर हमेशा आउटर क्लास का एक रेफरेंस मौजूद रहेगा। तो आप मान लो JVM कुछ ऐसा कोड लिख देता होगा अंदर से, आउटर स्मॉल आउटर, तो आप मान लो जावा का कंपाइलर अंदर से खुद लिख देगा, आपको इसे लिखने की जरूरत नहीं है। पर इनर क्लास के अंदर आउटर का एक रेफरेंस हमेशा मौजूद रहेगा। इसका मतलब ये कि जब भी आप एक इनर क्लास क्रिएट करोगे इस तरीके से, उसके पास अंदर से इस आउटर का रेफरेंस भी होता होगा, वो स्टोर करके रखता होगा, राइट? इसलिए दोनों ऑब्जेक्ट हीप में अलग अलग बनेंगे। ऐसा नहीं होगा ये जो इनर क्लास का ऑब्जेक्ट है ये आउटर ऑब्जेक्ट के अंदर ही कहीं बन जाए, नहीं, ये अपनी अलग एक हीप मेमोरी लेगा। पर हाँ, इस इनर ऑब्जेक्ट के पास इस आउटर ऑब्जेक्ट का एक रेफरेंस मौजूद होगा, ठीक है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आया तो वापस चलते हैं हम अपनी इनर क्लास के अंदर। तो हमने क्या देखा था? हमारे पास एक क्लास होगी आउटर, उसके अंदर हमारे पास एक क्लास होती होगी इनर। अब क्योंकि ये एक नॉन स्टैटिक क्लास है, ठीक है, तो ये हर कुछ एक्सेस कर सकती है आउटर क्लास का। अब हर कुछ बोले तो हर कुछ का मतलब हुआ कि वो क्या क्या एक्सेस कर सकती है। अगर यहाँ पे कोई स्टैटिक मेंबर हुआ उसको भी एक्सेस कर सकती है, और कोई नॉन स्टैटिक हुआ उसको भी एक्सेस कर सकती है, नॉन स्टैटिक मेंबर ऑल्सो, दोनों को एक्सेस कर सकती है। तो अब वो जो स्टैटिक है और नॉन स्टैटिक मेंबर है वो चाहे तो प्राइवेट हो, पब्लिक हो, प्रोटेक्टेड हो, इनर क्लास को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो आउटर के अंदर लाई करती है, वो प्राइवेट या पब्लिक दोनों को एक्सेस कर सकती है। तो ये जो इनर क्लासेस के पास ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है जो हमारी स्टैटिक नेस्टेड क्लास के अंदर थी कि वो सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर पाती थी। ये स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक मेथड, स्टैटिक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक वेरिएबल सबको एक्सेस कर सकती है, ठीक है? अब इसका रीजन तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा सबको एक्सेस क्यों कर पा रही है, क्योंकि हमें पता है इनर क्लास क्या होती है, एक आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट से लिंक होती है। जब तक आउटर का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा इनर क्लास का ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं। तो इसका मतलब आप ऐसे इमेजिन करो कि ये है आपके आउटर का ऑब्जेक्ट, तो लेट्स से ये आउटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, इसके लिए स्पेसिफिकली आपके पास एक इनर क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, तो लेट्स से ये होगा इनर का ऑब्जेक्ट, है ना? वैसे अगर आप मान लो एक दूसरा आउटर का ऑब्जेक्ट बनाओगे उसके लिए आपके पास एक अपना अलग इनर ऑब्जेक्ट होगा। तो बेसिकली हर नए आउटर ऑब्जेक्ट के लिए अपना खुद का एक इनर ऑब्जेक्ट होगा, ये दोनों आपस में जुड़े होंगे, है ना? नॉट स्टैटिक नेस्टेड की तरह उसमें क्या था, मल्टीपल आउटर ऑब्जेक्ट्स होंगे और सबका अपने पास एक ही इनर ऑब्जेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो शेयर होगा, क्योंकि वो खुद एक स्टैटिक क्लास है ना? तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। अब आप ऐसे इमेजिन करो, लेट्स से मेरे पास एक आउटर क्लास है, क्लास आउटर, और उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, लेट्स से int x इक्वल टू 10 सपोज, ठीक है? अब मैं यहीं पे एक इनर क्लास बनाता हूँ, क्लास इनर, ठीक है? और यहाँ पे भी मैं सेम नाम का वेरिएबल रख दूँ तो int x इक्वल टू लेट्स से 20, है ना? अब जब मैं इसको system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन x करूंगा तो क्या प्रिंट होगा? आंसर है 20 प्रिंट होगा। अब 20 क्यों मिलेगा? क्योंकि हमारी इनर क्लास क्या करती है, जब भी वो देखती है कि सेम वेरिएबल आउटर में भी है और सेम वेरिएबल इनर में भी है, तो वो हमेशा प्रायोरिटी किसे देती है? अपनी इनर क्लास वाले ऑब्जेक्ट को, और वो ऊपर वाला शेडो हो जाता है। तो जब हम x प्रिंट करेंगे हमेशा 20 मिलेगा। अब अगर मैं चाहता हूं इस वाले x को प्रिंट करना तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में यहाँ पे क्या लिखूं कि मेरा ऊपर का x प्रिंट हो जाए? आंसर है मैं अगेन जो मेरा इम्प्लिसिटली इस इनर क्लास के अंदर आउटर का एक रेफरेंस रहता है ना, उसको यूज करूंगा। तो मैं कुछ ऐसा कोड लिखूंगा कि मैं लिखूंगा आउटर, जो मेरी क्लास का नाम है, डॉट दिस,
तो मैंने आउटर के दिस को यूज किया और डॉट एक्स। अब अगर मैंने ये लिखा तो मेरा आउटर का एक्स कॉल हो जाएगा। ठीक है, एक बार फटाफट इन चीजों को कोड में देखते हैं। तो मैंने आपको बोला लेट से मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल है इंट एक्स इक्वल टू 10। ठीक है, और सेम मेरे पास कुछ इनर क्लास में भी है, लेट से इंट एक्स इक्वल टू 10 नहीं 20 कर देते हैं, 20। ओके, अब मान लो मैं ये जो मेरा फंक्शन है ना फन, इसमें मैं हेलो की जगह एक्स प्रिंट करता हूँ, एक्स। तो मेरा क्या प्रिंट होगा अगर मैं यहाँ पे हाँ इनर डॉट फन में कॉल कर ही रहा हूँ, तो मेरी स्क्रीन पे 20 प्रिंट होगा, जो कि हमने एक्सपेक्ट भी किया था, राइट। उसने ऊपर वाले एक्स को शेडो कर दिया। पर अगर मैं चाहता हूं कि 20 प्रिंट होने के अलावा मेरा ऊपर का एक्स भी प्रिंट हो, तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, आउटर डॉट दिस डॉट एक्स, सॉरी दिस डॉट एक्स। देखो कोई एरर नहीं आया मुझे। आउटर डॉट दिस का मतलब क्या हुआ, मैंने आउटर क्लास के दिस का एक्सेस लिया। दिस आपको पता ही है करंट रेफरेंस को होल्ड करता है क्लास के, तो आउटर का रेफरेंस होल्ड करेगा। डॉट एक्स, उसका एक्स मैंने एक्सेस कर लिया। तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा और अब मैं इसे रन करूं तो मेरे पास 10 भी आ गया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर यहाँ पे इंट एक्स लिखा ही नहीं होता और उस केस में अगर मैं डायरेक्टली सिर्फ एक्स को एक्सेस करता तो मेरा सिंपली ऊपर वाला एक्स प्रिंट हो जाता। तो अगर आप चाहो तो आप इसको चला के देख सकते हो, 10 प्रिंट हो गया है ना। कैसे हुआ होगा, अब मैंने आपको बोला था अंदर से इनर क्लास के पास कुछ ऐसा लिखा होता है, आउटर 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 का कोई रेफरेंस होता है, ये कंपाइलर खुद से लिख देता है, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जब आप ये एक्स लिखते हो ना, तो कंपाइलर अंदर से इसको आउटर डॉट एक्स में चेंज कर देता है, इस आउटर के एक्स में चेंज कर देता है। ठीक है, तो अगेन ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये इम्प्लिसिटली मौजूद रहता है। आपको यहाँ पे डायरेक्टली सिर्फ एक्स लिखने की जरूरत है और आपका वेरिएबल अपने आप प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी जो हमारी इनर क्लास है इसकी भी सारी प्रॉपर्टीज वही हैं जो हमारी स्टैटिक नेस्टेड क्लास की थी, एक्सेप्ट जो हमने अभी बात की कि इनर क्लास कोई भी मेंबर को एक्सेस कर सकती है, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे वो नॉन स्टैटिक हो। लेकिन जो हमारी स्टैटिक नेस्टेड थी वो सिर्फ स्टैटिक मेंबर को एक्सेस कर पाती थी। अब एक और दोनों में डिफरेंस था जो हमने अभी ऊपर भी बात की थी, जो हमारी इनर क्लास होती है ना, इसके अंदर स्टैटिक मेथड्स या स्टैटिक वेरिएबल्स नहीं हो सकते। तो अगर ऐसा ट्रू है तो बेसिकली मैं ये नहीं लिख सकता होऊंगा, है ना। अगर मैं एक स्टैटिक मेथड बनाऊं, स्टैटिक वॉइड फन 2, ये मुझे कंपाइलर एरर देना चाहिए, पर देखो इसने तो मुझे कोई कंपाइलर एरर नहीं दिया, सारा मेरा कोड चल रहा है ना, मतलब कोई कंपाइलर एरर नहीं है। तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कुछ प्रिंट करके देख सकता हूँ, लेट से हेलो, और मेरा कोड चल जाना चाहिए। देखो कुछ कोई एरर नहीं आया। अब ऑब्वियसली क्योंकि स्टैटिक मेथड है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं या तो इनर डॉट फन 2 भी करके कॉल कर सकता हूँ इसको, फन 2 ऐसे भी लिख सकता हूँ सिंटेक्स, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ आउटर डॉट इनर डॉट फन 2 कुछ इस तरीके से। तो अगर मैं एक बार ऊपर वाला चला के देखूं तो मेरा हाँ हेलो प्रिंट हो गया 10 के साथ, और अगर मैं नीचे वाला भी चला के देखूं तो मेरा 2 बार हेलो प्रिंट हो जाना चाहिए सिंपली। ठीक है, हाँ 2 बार हेलो प्रिंट हो गया। बस यहाँ पे एक वार्निंग आती है, वो हमेशा आती है कि भाई स्टैटिक मेथड है तो आप उसको ऑब्जेक्ट से क्यों कॉल कर रहे हो, आप उसको सीधा क्लास नेम से कॉल करने की कोशिश करो। ठीक है, अगेन वो वार्निंग मैटर नहीं करती, पर मैटर ये करता है कि मैं कर सकता हूँ अब। पर अभी तो आपने कहा था कि एक इनर क्लास के अंदर स्टैटिक मेथड नहीं हो सकते और यही उसको नॉर्मल स्टैटिक नेस्टेड क्लास से अलग करता है। ये बिल्कुल ट्रू था अप टू जावा 16। जावा 16 से पहले सॉरी जावा 16 से पहले ये सच था कि स्टैटिक मेथड नहीं हो सकते किसी भी इनर क्लास के अंदर। पर क्योंकि मेरे पास जावा 16 से अपडेटेड वर्जन है, यहाँ पे मुझे कोई एरर शो नहीं कर रहा। अब हमें अगर ये पहले अलाउड नहीं था तो हमें पहले समझना पड़ेगा क्यों अलाउड नहीं था और अब क्यों अलाउड है। ठीक है, अब इस लेक्चर के लिए ना हम मान के चलेंगे कि हम पुरानी जावा अगर पढ़ रहे हैं तो हम समझेंगे उस चीज़ को कि इनर क्लास में स्टैटिक मेथड्स या स्टैटिक वेरिएबल होना अलाउड नहीं था। तो मैं कुछ ऐसे भी नहीं लिख सकता था, स्टैटिक इंट एक्स इक्वल टू 10, ये भी अलाउड नहीं था। पर देखो अब मुझे कोई एरर नहीं आता, अब मैं कर सकता हूँ। तो पहले अलाउड क्यों नहीं था हम इस लेक्चर में वो समझेंगे, बट बाद में जब हम जावा के लेटेस्ट वर्जन्स को पढ़ेंगे तो हम ये भी समझेंगे कि अब जावा ने उसको कैसे अलाउ किया। ठीक है, वो तब आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा। तो अभी एक बार चलते हैं और समझते हैं इसी चीज को कि जावा क्यों कहता था कि इनर क्लास के अंदर स्टैटिक मेथड्स या स्टैटिक वेरिएबल नहीं हो सकते। देखो हाँ जी, तो हमने बोला कि जो भी हमारी इनर क्लास होती है, ठीक है, उसके अंदर जावा स्टैटिक मेंबर्स को अलाउ नहीं करता था पहले। ठीक है, ये अलाउ नहीं था। ठीक है, क्यों नहीं था उसे हमें समझना है। तो अगर आप जावा का डॉक्यूमेंटेशन भी देखोगे ना पहले का, तो जावा का डॉक्यूमेंटेशन यही कहता है कि स्टैटिक बेसिक नॉर्मल इनर क्लासेस कैन नॉट हैव स्टैटिक मेंबर्स। ठीक है, ओके, उसको समझने के लिए ना सबसे पहले अपनी एक क्लास बनाते हैं। लेट्स से क्लास ए मेरी बाहर की क्लास है, ठीक है, और इसके अंदर मेरी एक नेस्टेड क्लास है क्लास बी, कुछ ऐसे, ये जो मेरी इनर क्लास हो गई। ठीक है, अब आप सोचो
कि सबसे पहले स्टैटिक कीवर्ड करता क्या है किसी भी मेंबर के आगे, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो मेथड हो, ठीक है। स्टैटिक का मतलब होता ही यही है कि वो क्लास को बिलोंग करता है, किसी मेथड को नहीं, राइट। यही मतलब कि वो क्लास को बिलोंग करता है, किसी ऑब्जेक्ट को नहीं, राइट। यही मतलब होता है। तो इमेजिन करो कि मैं एक वेरिएबल का एग्जांपल लेता हूं, अगर जावा ये अलाउ करता स्टैटिक इंट एक्स, मान लो एक वेरिएबल डिक्लेयर्ड है एक्स और उसको मैंने स्टैटिक किया हुआ है, मान लो पहले जावा कहता कि ये अलाउड है, ठीक है। तो क्या दिक्कत होती, दिक्कत ये होती है, आप कहना चाहते हो कि ये जो एक्स वेरिएबल है ना, ये बी क्लास को बिलोंग करता है, ना कि किसी बी के ऑब्जेक्ट को, राइट, ओके। पर ये खुद पूरी की पूरी क्लास बी ए के ऑब्जेक्ट को बिलोंग करती है, राइट, क्योंकि ये स्टैटिक क्लास तो है नहीं। हमने ये समझा था कि क्लास बी के पास इस ए का रेफरेंस मौजूद होता है इंटरनली, यानी कि हर ए के ऑब्जेक्ट के लिए बी का एक ऑब्जेक्ट बना होगा, हर ए के ऑब्जेक्ट के लिए बी का एक ऑब्जेक्ट बनता होगा, है ना, एक अलग ऑब्जेक्ट बनता होगा। तो ये क्लास पूरी की पूरी खुद एसोसिएटेड है ए के ऑब्जेक्ट से। पर हम कह रहे हैं इस क्लास बी के अंदर एक एक्स नाम का स्टैटिक वेरिएबल है, वो क्लास से एसोसिएटेड है, ना कि किसी ऑब्जेक्ट से। अब जावा कहती है कि ये अलाउड इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है, और वो कंफ्यूजन ये है कि ये जो मेरे पास एक्स वेरिएबल है, क्या ये हर ए के ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होना चाहिए या सारे ए के ऑब्जेक्ट के लिए एक ही एक्स क्रिएट होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि लेट से ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ऐसे बहुत सारे ए के ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ये सब ए के ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये जो मेरा वेरिएबल है एक्स, क्या इसको सबके लिए सेम होना चाहिए, क्योंकि सिंस ये स्टैटिक है, राइट, तो हमें सिंपली सोच के लगेगा हाँ भाई सबके लिए सेम होना चाहिए। पर अगेन ये जिस क्लास के अंदर है बी, वो खुद एक ए के ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड है, यानी कि ये इस ए के लिए हमारे पास बी का एक ऑब्जेक्ट है, इसके लिए हमारे पास बी का ऑब्जेक्ट है, इसके लिए बी का एक ऑब्जेक्ट है, इसके लिए बी का एक ऑब्जेक्ट है। अब सिंस हर ए के ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास बी का एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो क्या ये जो एक्स है ये भी सबके लिए एक एक होना चाहिए, सबके लिए एक एक एक्स होना चाहिए, राइट। तो ये कंफ्यूजन है। अब जावा इस कंफ्यूजन को दूर करता है ये कह के कि मैं तुम्हें ऐसा करने ही नहीं दूंगा। अगर तुम्हें एक स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करना है किसी नेस्टेड क्लास के अंदर, तो वो नेस्टेड क्लास स्टैटिक होनी चाहिए, यानी कि ये यहाँ पे लिखना चाहिए आपको स्टैटिक, वो हम उसको स्टैटिक नेस्टेड बोलेंगे, जो हमने पहले पढ़ी थी। पुरानी जावा ये आपको करने ही नहीं देती थी, जावा 16 से पहले, राइट। अब वो कंफ्यूजन दूर हो गई है। जावा ने वो कैसे दूर की वो हम मॉडर्न जावा में पढ़ेंगे, जब हम बाद में वीडियोस देखेंगे उसकी। पर आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जावा के मन में वो डाउट कहाँ से आया कि भाई ये जो एक्स है ये खुद स्टैटिक है, और स्टैटिक का मतलब होता है सबके लिए सेम होना चाहिए, तो क्या हर ए के इंस्टेंस को एक ही एक्स मिले। पर क्योंकि खुद ये क्लास हर ए के इंस्टेंस के लिए अलग अलग है, तो क्या ये एक्स भी सबके लिए अलग अलग होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी। जावा ने इस कंफ्यूजन को दूर करता है सिंपली, मैं इसको अलाउ ही नहीं करूंगा। तुम ना तो कोई स्टैटिक मेथड वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, ना ही अंदर कोई स्टैटिक लेट्स से वॉइड फन कोई मेथड डिक्लेयर कर सकते हो। ये दोनों ही अलाउड नहीं थे ओल्ड जावा में, ठीक है। आई होप आपको ये डाउट क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्लास की तरफ, जिसको हम बोलते हैं लोकल क्लास। क्या हम बोलते हैं? लोकल क्लास। अब ये ना वैसे तो बहुत कम यूज होती है, ठीक है, इसका यूज केस बहुत ही कम है। आप प्रोडक्शन पे शायद ही कभी कोई लोकल क्लास बनती हुई देखोगे, पर क्योंकि एग्जिस्ट करती है तो हमें इसके बारे में समझना पड़ेगा, है बहुत इंटरेस्टिंग। अब देखो लोकल क्लास क्या कहती है। अभी तक हमने देखा था कि आपने क्लास के अंदर डायरेक्टली क्लास लिख दी थी, तो लोकल क्लास कहती है कोई भी ऐसी क्लास जो आपने किसी एक कोड ब्लॉक के अंदर बना दी। तो लेट्स से यहां पे आपने क्लास बना दी लोकल, कुछ ऐसे। अच्छा, अब ये कोड ब्लॉक कौन सा होना चाहिए? ये किसी भी चीज का कोड ब्लॉक हो सकता है। ये हो सकता है किसी इफ का कोड ब्लॉक हो, चाहे हो सकता है लेट्स से किसी फॉर लूप का कोड ब्लॉक हो, या स्विच का कोड ब्लॉक हो, वगैरह वगैरह। किसी भी कोड ब्लॉक के अंदर अगर आपने क्लास बना दी, ठीक है, उसको हम एक लोकल क्लास बोलते हैं, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पे आप चाहे किसी फंक्शन के अंदर भी बना सकते हो। कोई फंक्शन है उसके अंदर आपने क्लास बना दी, सोचो कितना इंटरेस्टिंग है। आप एक क्लास को किसी के अंदर भी बना सकते हो। तो उसका सिंटेक्स कुछ ऐसा दिखेगा कि लेट्स से मैंने कहा मेरे पास एक फंक्शन है वॉइड फन, मान लो ये मेन क्लास के अंदर लिखा हुआ था, तो मेरा एक फन फंक्शन है, इसके अंदर मैं चाहूँ तो एक क्लास बना सकता हूँ लेट्स से लोकल, कोई भी इसका नाम मैं नाम रख सकता हूँ। अभी के लिए इसको मैंने लोकल रखा है, एल कैपिटल, क्योंकि क्लास का नाम है। हाँ, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये अलाउड है जावा के अंदर। और ना ही सिर्फ फंक्शन के अंदर, इसको चाहे मैं किसी इफ स्टेटमेंट के अंदर बना दूँ, चाहे स्विच के अंदर, चाहे फॉर लूप, वाइल लूप, किसी के अंदर भी मैं इसको बना सकता हूँ। और ये है हमारी लोकल क्लास। तो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं फटाफट कोड पे जाके। तो अगेन देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने डेमो 3 करके खाली प्रोजेक्ट बना रखा है। तो लेट्स से यहाँ पे हम पहले अलग से अपनी क्लास बनाते हैं, क्लास आउटर, कुछ इस तरीके से। उससे पहले मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो हम यहाँ पे किसकी बात करने वाले हैं? हम यहाँ पे बात करने वाले हैं लोकल क्लास की, लोकल क्लासेस, ठीक है। तो हमने एक आउटर क्लास बनाई, ठीक है। लेट्स से इस क्लास के अंदर एक मेथड है वॉइड ग्रीट, जो कुछ नहीं करता, आपको हेलो बोलता है, ठीक है। और उसके अंदर अगर मैं चाहूँ तो सिंपली लिख सकता हूँ system.out. लेट्स से println
और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ हेलो, ठीक है। तो अभी तक मैं ऐसे करता था, और अगर मुझे हेलो प्रिंट करना होता था तो मैं इस आउटर का ऑब्जेक्ट बनाता था, लेट्स से आउटर इक्वल टू न्यू हमारा आउटर, और मैं सिंपली कर देता था आउटर डॉट ग्रीट, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो मेरा स्क्रीन पे हेलो प्रिंट हो जाता था। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो मेरा सिंपली हेलो प्रिंट हो गया, बहुत बढ़िया। पर अगर मैं चाहूँ ना, मैं इस मेथड के अंदर भी एक नई क्लास बना सकता हूँ। मैं चाहे तो ऐसे कर सकता हूँ कि मैं यहाँ के अंदर एक क्लास डिक्लेयर कर दूँ, क्लास लेट्स से लोकल, कुछ इस तरीके से, और इसके अंदर जाकर के लेट्स से मैंने एक मेथड बनाया से हेलो, और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया हेलो एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। तो मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि मैंने एक लोकल क्लास बनाई, उसके अंदर एक मेथड रखा से हेलो, और उसमें हमने हेलो प्रिंट करवा दिया। अब इस मेथड के अंदर, इस ग्रीट मेथड के अंदर अगर मुझे हेलो एक्चुअली प्रिंट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस लोकल का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, लेट्स से लोकल इक्वल टू न्यू लोकल, कुछ इस तरीके से, और फिर इस लोकल के वेरिएबल को से हेलो कॉल करना पड़ेगा, कुछ ऐसे। अब देखो, अब होगा क्या, सबसे पहले मेरे आउटर का ऑब्जेक्ट बनेगा आउटर, फिर मैंने कॉल किया आउटर डॉट ग्रीट, मेरा फ्लो ऑफ कंट्रोल इस मेथड के अंदर आ गया। अब जैसे ही फ्लो ऑफ कंट्रोल इस मेथड के अंदर आया, उसने देखा क्लास डिक्लेयर हो रखी है, ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लास डिक्लेयर हो रखी है, कोई बात नहीं। कंपाइलर को हमेशा किससे मतलब होता है कि क्लास का ऑब्जेक्ट कहाँ बना है, राइट। तो वो इसको स्किप करके आगे बढ़ेगा, वो देखेगा अच्छा मैंने इस ऊपर वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, तो लोकल इक्वल टू न्यू लोकल। अब मेरी हीप मेमोरी के अंदर एक लोकल नाम की एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना होगा जिसका रेफरेंस होगा लोकल। अब जैसे मैं लोकल डॉट से हेलो करूंगा, मेरा सिंपली वाला मेथड कॉल हो जाएगा। अब आप सोचो मेमोरी में क्या हो रहा होगा, सबसे पहले जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, मेरा हीप मेमोरी में एक लोकल का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। फिर जैसे मैं लिखा लोकल डॉट से हेलो, मेरे पास ये जो लोकल रेफरेंस पॉइंटर था उस पर मैंने डॉट ऑपरेटर लगाया, यानी कि मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर झांका, उसका से हेलो नाम का मेथड कॉल कर दिया। अब से हेलो नाम का मेथड यहाँ पे डिक्लेयर है, यानी कि मेरा स्क्रीन पे सिंपली हेलो प्रिंट हो गया। अब जैसे ही हेलो स्क्रीन से प्रिंट हुआ, इस मेथड से मैं बाहर निकल गया। अब जैसे इस मेथड से मैं बाहर निकला, मैं बाहर निकल के कहाँ गया हूँगा, जिसने भी इस मेथड को कॉल किया होगा। अब इस मेथड को कॉल किया था इस लाइन ने, तो मैं यहाँ पे आ गया, इसके बाहर निकला, ये वाली मेथड भी खत्म हो गया। इसके बाद मैं वापस कहाँ पहुंचूंगा, जिसने इस मेथड को कॉल किया था, इस मेथड ने को कॉल किया था इस लाइन ने। अब मैं इसके बाहर आ गया, और फाइनली ये वाला मेथड भी खत्म हो गया, राइट। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल कुछ इस तरह चलता है। अब भी अगर मैं इसको रन करके देखूं तो मेरे पास हेलो प्रिंट हो जाएगा, और ये एक तरीका था एक लोकल क्लास को बनाने का। अब आप पूछोगे भैया यहाँ पे लोकल क्लास का फायदा क्या हुआ, लाइक यहाँ पे मैंने एक लोकल क्लास क्यों बना रखी है। अब देखो, इसका सेंस तो किसी बिजनेस लॉजिक पे डिपेंड करता है। लोकल क्लास का बस ये मतलब है ना कि वो क्लास एक मेथड से लिंक हो गई। जैसे यहाँ पे हमने एक मेथड के अंदर एक क्लास बना दी, तो इस क्लास को हम सिर्फ तभी बनाएंगे जब इसका यूज सिर्फ इस मेथड के अंदर होगा, क्योंकि देखो जैसे ये मेथड खत्म होगा, इस क्लास का कोई यूज नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमें एक ऐसी क्लास बनानी है जो कुछ मेथड्स को लॉजिकली ग्रुप करे एक और मेथड के अंदर, जिसका यूज बेसिकली उस मेथड के अंदर ही हो, वहां पे हम लोकल क्लास बनाते हैं। अगेन मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुत कम यूज केस है, प्रोडक्शन पे आप शायद बहुत ही कम देखोगे, पर क्योंकि जावा में एग्जिस्ट करती है तो आपको पता होना चाहिए कि यू कैन डू दैट। अब अगेन आपने बोला कि भाई कोई इसका पर्टिकुलर यूज केस हो सकता है, हाँ लेट्स से यहाँ पे से हेलो है, अगेन एक और मेथड है से बाय, या फिर से बाय नहीं, लेट्स से हाय, ठीक है। एक है ऊपर से हेलो हो गया, एक से हाई हो गया। ऐसे आप चाहो तो और फंक्शन बना सकते हो, लेट्स से टेक केयर, कुछ भी। तो आपने क्या किया, बहुत सारे अलग तरीके से ऐसे मेथड्स बना लिए, और ये जो ग्रीट है ये इनमें से कोई भी मेथड कॉल कर सकता है, चाहे तो से हेलो, से हाय, से टेक केयर। सबसे पहले देखो आपने क्या किया, लोकल का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर इस लोकल से चाहे तो आप से हेलो कॉल करो, से हाय कॉल करो, से टेक केयर कॉल करो, स्क्रीन पे वो प्रिंट हो जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हो कि ग्रीट में एक पैरामीटर ले लो कि भाई आपको क्या बुलवाना है, और वो जो भी पैरामीटर होगा उस हिसाब से मैं किसी एक का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और सिंपली उसे कॉल कर दूंगा। अगेन इसका तरीका आप सिंपली इसको एक इफ एल्स से रिप्लेस कर सकते हो। तो जनरली जितनी भी हम लोकल क्लास बनाते हैं ना, वो बहुत हद तक रिप्लेस हो सकती है किसी और कोड से। आपको लोकल क्लास बनाने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी ही नहीं। हो सकता है कोई इक्का दुक्का इसका कोई यूज केस हो, कभी आपको लोकल क्लास बनाने का कोई फायदा दिख जाए, आपका कोड उससे ज्यादा बेहतर दिखे, तो कभी आप लोकल क्लास बनाओगे, नहीं तो बहुत इसका रेयर यूज केस होता है, ठीक है। अब एक बार देखते हैं आप इस लोकल क्लास को किस किस कोड ब्लॉक के अंदर बना सकते हो। तो बेसिकली कोई भी कोड ब्लॉक के अंदर, चाहे आप किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर बनाओ, चाहे आप किसी मेथड के अंदर बनाओ, चाहे आप किसी इफ स्टेटमेंट के अंदर बनाओ, चाहे आप किसी लूप के अंदर बनाओ, आप किसी के अंदर भी बना सकते हो। इनफैक्ट आप एक स्टैटिक ब्लॉक के अंदर भी एक क्लास बना सकते हो। आपने देखा था हम एक स्टैटिक ब्लॉक बनाते हैं, उसके अंदर भी चाहे तो आप एक लोकल क्लास बना सकते हो, ठीक है। अब एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं कि एक लोकल क्लास क्या क्या एक्सेस कर सकती है। जैसे हमने स्टैटिक नेस्टेड क्लास और इनर क्लास के बारे में बात की थी,
देखो लॉजिकली क्या है, ये एक नॉन स्टैटिक क्लास है, तो इस पे हर वो रूल अप्लाई होगा जो कि हमारे इनर क्लास पे अप्लाई हुआ था, ठीक है। यानी कि ये भी हमारे आउटर क्लास के स्टैटिक मेथड्स या नॉन स्टैटिक मेथड्स, स्टैटिक वेरिएबल्स या नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स सबको यूज कर सकती है, सबको इजीली अंदर कॉल कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसमें ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल आता है जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिवली फाइनल वेरिएबल का। पर इस लोकल क्लास में ना एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल होता है जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव फाइनल वेरिएबल का रूल, ठीक है। अब वो क्या रूल है एक बार वो समझते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है और वो बहुत ही लॉजिकल साउंड भी करेगा आपको। तो मैं काम करता हूँ, इसी के एग्जांपल लेता हूँ, ये सब मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो लेट से मैंने एक आउटर क्लास बनाई, उसके अंदर एक मेथड लिखा ग्रीट, जिसके अंदर मैंने एक लोकल क्लास बनाई, उसके अंदर एक मेथड है से हेलो। इस क्लास के बाहर मैं क्या करता हूँ, इस लोकल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ और लोकल डॉट से हेलो कॉल कर लेता हूँ। ओके, मैंने कहा अगर मान लो मेरा इस क्लास आउटर के अंदर कुछ वेरिएबल्स होते हैं, लेट से एक प्राइवेट इंट x होता विच इज इक्वल टू 4, तो क्या मेरी ये लोकल क्लास इसको यूज कर सकती थी? क्या मैं यहाँ पे हेलो की जगह x प्रिंट कर सकता था? x बिल्कुल कर सकता था, कोई एरर नहीं आया। अगर मैं अब चाहूँ तो स्क्रीन पे देखूंगा तो हेलो प्रिंट हो जाना, सॉरी 4 प्रिंट हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर मेरा ये स्टैटिक होता तो अगर यहाँ पे मैं स्टैटिक प्राइवेट इंट x इक्वल टू 4 लिख दूँ तब भी एक्सेस कर सकता था। अब भी अगर मैं इसको चलाऊंगा तो 4 प्रिंट हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो अगेन वही सेम रूल जो हमारे इनर क्लास पे लगे थे, स्टैटिक हो या नॉन स्टैटिक हो, हम सारे मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ऑब्वियसली देखो यहाँ पे प्राइवेट है तो प्राइवेट को भी कर सकते हैं। पर देखो ये जो मेरा इंट x वेरिएबल था ना, ये आउटर क्लास के अंदर आता था, मतलब ये एक इंस्टेंस वेरिएबल था, राइट। व्हाट इफ मैं इस ग्रीट मेथड के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करूं इंट y। अब ये जो मेरा वेरिएबल है ना y, ये इस ग्रीट मेथड के अंदर आ रहा है, यानी कि ये भी एक लोकल वेरिएबल है। अब क्या ये जो लोकल क्लास है इस लोकल वेरिएबल को एक्सेस कर सकती है? लेट्स से यहाँ पे मैंने एक वैल्यू दी 5, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे x की जगह y प्रिंट करके देखूं तो क्या मेरा प्रिंट हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो मेरा आउटपुट आना चाहिए 5, आ भी रहा है बिल्कुल। पर अब आप ध्यान से देखना, मैंने क्या किया अभी तक समझ लो, पहले इसको हटा ही देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अब हमें समझने के लिए, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे एक आउटर क्लास बना रखी है, उसके अंदर एक मेथड है ग्रीट, जिसके अंदर मैंने एक लोकल वेरिएबल बनाया y इक्वल टू 5, और उसके अंदर एक लोकल क्लास भी है जो इस y को एक्सेस करने की कोशिश कर रही है। तो अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा है और यहाँ पे मैं उस आउटर डॉट ग्रीट को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाले मेथड को कॉल कर रहा हूँ ग्रीट को, ओके। पर व्हाट इफ अगर मैं अगली लाइन में y प्लस प्लस कर दूँ तो? जैसे ही मैंने देखो किया यहाँ पे एक एरर आ गया, ठीक है। एरर क्या कह रहा है? लोकल वेरिएबल y डिफाइंड इन एन एनक्लोजिंग स्कोप मस्ट बी फाइनल और इफेक्टिवली फाइनल। इसी के बारे में बात कर रहा था, इफेक्टिव फाइनल वेरिएबल। होता क्या है, जावा कहती है कि ये जो आपने y यहाँ पे डिक्लेयर किया ना लोकल वेरिएबल, ये सिर्फ लोकल वेरिएबल के अप्लाई होता है, ठीक है। उसको मैं यहाँ पे यूज तो कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ तभी तक यूज कर सकता हूँ कि या तो ये फाइनल होता, और अगर ये फाइनल होता तो मैं ये लाइन लिख ही नहीं सकता था क्योंकि फाइनल वेरिएबल को मैं चेंज नहीं कर सकता। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसको यहाँ पे फाइनल ना भी लिखूं तब भी मैं ये लाइन ना लिखूं, बेसिकली मैं इस y को किसी भी तरह से मॉडिफाई ना करूं, या तो मैं इसको सीधा फाइनल डिक्लेयर कर दूं कि मॉडिफाई हो ही नहीं सकती, और अगर मैं फाइनल डिक्लेयर नहीं भी कर रहा तो मैं आगे अपने कोड में कहीं इसको मॉडिफाई खुद से ना करूं, मतलब वो इफेक्टिवली फाइनल वेरिएबल हो, ठीक है। इफेक्टिवली फाइनल का मतलब चाहे आप उसको फाइनल डिक्लेयर मत करो, पर आपने ऐसा कोई काम ही नहीं किया कि वो मॉडिफाई हो, तो एक तरह से वो इफेक्टिवली फाइनल है, मतलब एंड रिजल्ट उसका फाइनल ही है, राइट। तो वेरिएबल इफेक्टिवली फाइनल होना चाहिए अगर आप चाहते हो एक लोकल क्लास में उसको यूज करना। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है यार ये। तो बेसिकली अगर मैंने y प्लस प्लस किया तो ये करने नहीं देगा, पर ये ऐसा क्यों? ये बहुत ही स्पेसिफिक रूल है, ऐसा क्यों? तो फटाफट आईपैड पे चलते हैं और उसका रीजन देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो देखो मैंने अगेन यहाँ पे सेम कोड लिख दिया जो भी हम ऊपर बात कर रहे थे। हमारे पास एक आउटर क्लास थी, उसके अंदर एक मेथड था ग्रीट, जिसके अंदर एक लोकल वेरिएबल था y इक्वल टू 10। इसके अंदर ही इसी मेथड के अंदर हमारे पास एक लोकल क्लास थी जिसके अंदर एक मेथड था फन, और उसमें हम y को कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, सॉरी स्क्रीन पे प्रिंट करने की कोशिश कर रहे थे। अब इस क्लास के बाद मैं क्या करता था, इस लोकल का ऑब्जेक्ट बनाता था, लोकल l इक्वल टू न्यू लोकल, और l डॉट फन कॉल करता था, यानी कि ये कॉल करेगा ये वाला मेथड और ये स्क्रीन पे y प्रिंट करेगा, है ना। तो ये चल रहा था, मतलब मेरी स्क्रीन पे, अगर ये मेरी स्क्रीन है तो यहाँ पे आउटपुट आता था 10, बहुत बढ़िया। पर जैसे ही मैं इस लाइन के आगे कुछ y प्लस प्लस लिखता था, यहाँ पे मेरा कंपाइलर एरर आ जाता था, है ना। हमें उसके बारे में समझना है, ओके। इसको ना आप थोड़ा ध्यान से सोचो कि ऐसा क्यों हो रहा होगा। ये जो हमारी लोकल क्लास है, मैंने क्या कहा था, इसका स्कोप कब तक है? ये लोकल क्लास क्योंकि एक ग्रीट मेथड के अंदर आती है, तो जैसे ये मेथड खत्म हुआ हमारी इस क्लास का स्कोप भी खत्म हो गया, राइट। पर क्लास का स्कोप खत्म होने का मतलब ये नहीं होता ना कि इस रेफरेंस वेरिएबल का मतलब भी खत्म हो गया हो,
ओके क्या मतलब? अब इसको ना आप ऐसे समझो कि यहाँ पे लोकल क्लास का मतलब हीप मेमोरी में एक्चुअली हो क्या रहा होगा। जैसे ही ये ग्रीट मेथड कॉल होता होगा, अभी कोड में हमने मेन मेथड से कॉल किया था इस ग्रीट को, जैसे ही ये ग्रीट मेथड कॉल होता होगा मेमोरी के अंदर क्या होता होगा एक बार वो चेक करते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने इसको थोड़ा छोटा कर लिया। अब मान लो ये है आपकी यहाँ पे हीप मेमोरी, यहाँ पे मैंने इसको एक हीप मेमोरी बनाई है। ठीक है, अब इमेजिन करो जैसे ये मेथड कॉल होना शुरू हुआ, सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले इंट y इक्वल टू 10, ये एक लोकल वेरिएबल है। ऑब्वियसली लोकल वेरिएबल कहाँ जाते हैं आपको पता है? स्टैक में जाते हैं। तो भाई ये इंट y इक्वल टू 10 हमारा स्टैक में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। और आपको पता है इसकी स्कोप कब तक रहेगा? जब तक इस मेथड का स्कोप रहेगा। ओके बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या हुआ होगा? अब इस लाइन को भूल जाओ, y प्लस प्लस को सीधा हमने क्लास डिक्लेयर की हुई है। ठीक है, उस अब अभी के लिए हमारा कंपाइलर इस क्लास को छोड़ देगा, क्योंकि जब तक ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तब तक उस क्लास को थोड़ी बनाएगा। अब जैसे ही हम इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं लोकल एल इक्वल टू न्यू लोकल, जैसे ही आपने लिखा न्यू कीवर्ड, आपको पता है क्या होता है? हमारी हीप मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक एलोकेट होता है। ठीक है, ओके, तो ये ब्लॉक है हमारा लोकल क्लास का एक ऑब्जेक्ट। अब इस लोकल क्लास का रेफरेंस एल हम कहाँ स्टोर करेंगे? अगेन अपनी स्टैक मेमोरी में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कहीं एल डाल दिया जो पॉइंट कर रहा है इसको। ओके है, तो ये भी हमारे स्टैक मेमोरी के अंदर, बहुत बढ़िया। अब आप सोचो, अब मैंने अगली लाइन में क्या किया? एल डॉट फंक्शन कॉल किया। जैसे ही मैं एल डॉट फंक्शन कॉल करूंगा तो मेरा स्क्रीन पे ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा, फन मेथड कॉल हो जाएगा। इस पे स्क्रीन पे वाई प्रिंट हो जाएगा, अगर मैंने ये नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मेरे को कोई एरर नहीं आएगा इसकी वजह से तो मैं एरर हटा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने आपसे एरर हटा दिया क्योंकि अभी के लिए मैं मान रहा हूँ मैंने ये नहीं लिखा हुआ है। तो मेरा स्क्रीन पे चुपचाप से 10 प्रिंट हो जाएगा, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसे ही मैं इस लाइन को इंट्रोड्यूस करता हूँ y प्लस प्लस, तो y प्लस प्लस का मतलब क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ पहले y इक्वल टू 10 डिक्लेयर करो, फिर 10 को 11 कर दो हीप स्टैक मेमोरी के अंदर। यहाँ पे दिक्कत कैसे आने लग गई? यहाँ पे दिक्कत ऐसे आती है कि आप सोचो जावा कहता है कि यार ये मेथड तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ तक पहुंचोगे, इस लाइन को खत्म करोगे, मेथड खत्म हो जाएगा। और जैसे ही मेथड खत्म होगा, हमारे स्टैक मेमोरी से ये y इक्वल टू 10 का स्कोप खत्म हो गया, इसका, और इस एल रेफरेंस वेरिएबल का स्कोप खत्म हो गया। पर अभी तक ये ऑब्जेक्ट तो मेमोरी में क्रिएटेड है ना। आप कहोगे भैया जावा का जो गार्बेज कलेक्शन है वो इस ऑब्जेक्ट को तो रिमूव कर ही देता है। आंसर है बिल्कुल सही, कर देता है। पर वो तब करता है अगर कुछ भी इसको पॉइंट नहीं कर रहा हो। मान लो किसी तरीके से इस ग्रीट मेथड के अंदर, इस मेथड के खत्म होने से पहले ही मैं इस ये जो एल का रेफरेंस है ना, ये किसी और को पास ऑन कर दूं तो। अब आप ऐसा मानो कि मेरा कोड ना यहाँ पे खत्म नहीं होता। ठीक है, मेरे पास और जगह होती कुछ यहाँ पे, और मेरे पास इस ग्रीट नाम के अलावा और भी इधर कुछ मेथड्स होते। तो लेट से मैंने एक मेथड बना लिया void फन के नाम से। ठीक है, ऑब्वियसली ये वाला फन और वो वाला फन बहुत अलग है। ओके, मैंने यहाँ पे एक मेथड बना लिया void फन के नाम से। ये क्या करता है? ये इस ग्रीट मेथड को कॉल करता है। ठीक है, और ये जो ग्रीट मेथड है ना, ये खत्म होने से पहले रिटर्न करता है इस लोकल वेरिएबल एल को, इसको रिटर्न कर देता है। तो ऑब्वियसली इसका रिटर्न टाइप चेंज हो जाएगा। यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा? इसका रिटर्न टाइप हो जाएगा लोकल। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं? इस लोकल नाम का रेफरेंस वेरिएबल एल में ले लेते हैं, L2 में ले लेते हैं लेट से। ठीक है, ऑब्वियसली नाम यहाँ पे एल भी हो सकता है क्योंकि ये एल और ये एल अलग है, पर फिर भी मैंने L2 बना लिया। ठीक है, तो लोकल L2 इक्वल टू ग्रीट। तो अब एक्चुअली क्या होता होगा? अब इस आउटर क्लास के बाहर से, अगर मान लो मेन क्लास से मैं फंक्शन फन को कॉल करूंगा, तो फन को कॉल करूंगा तो क्या करेगा? ये ग्रीट को कॉल करेगा। अब ये ग्रीट जाएगा ये वाला मेथड, जैसे ये कॉल हो रहा होगा ये हीप मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा, उसका रेफरेंस एल को साइन कर देगा, एक y इक्वल टू 10 भी हीप हमारी सॉरी ये सब स्टैक मेमोरी बनता रहेगा, ये सब स्टैक मेमोरी बन जाएगा। अब जैसे ये फंक्शन खत्म होगा ये रिटर्न कर देगा एल को रिटर्न किया, किसको रिटर्न किया? जो भी यहाँ पे एल को कलेक्ट करने बैठा है L2। अब ये L2 भी कहाँ होगा? हमारा स्टैक मेमोरी में होगा। तो L2 स्टैक मेमोरी के अंदर होगा, जिसको क्या मिला? ग्रीट ने जो रिटर्न किया। ग्रीट ने क्या रिटर्न किया? एक रेफरेंस पॉइंटर। तो ग्रीट ने हमें एक रेफरेंस पॉइंटर रिटर्न कर दिया इस ऑब्जेक्ट का। जैसे ही अब ये ग्रीट खत्म हुआ तो ऑब्वियसली ये वाला पॉइंटर तो खत्म हो चुका है, तो ये खत्म हो गया है ना। वैसे ही हमारा ये एल भी गायब हो चुका है, ये y इक्वल टू 10 भी गायब हो चुका है, ये सब गायब हो चुका है स्टैक मेमोरी से। पर स्टैक मेमोरी में L2 आ चुका है, जो अभी भी उसी लोकल क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, जिसका फंक्शन तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है जिसने उसे बनाया था। राइट, ऐसा हो सकता है
है ना। अब इसमें कुछ चेंजेस हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अगर ऐसा हो सकता है कि भाई ये जो आपने लोकल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ना, ये आउटलिव कर जाएगा अपने पेरेंट फंक्शन को जिसने उसको डिक्लेयर किया था, जिसके अंदर वो डिक्लेयर हुआ था। तो हमारे पास एक ग्रीट नाम का फंक्शन था जिसके अंदर मैंने लोकल क्लास बनाई थी। ऑल्दो मेरा ग्रीट नाम का फंक्शन खत्म हो चुका है, पर इस लोकल क्लास का ऑब्जेक्ट अभी भी मेमोरी में एग्जिस्ट करता है। ऐसा सिनेरियो क्योंकि हो सकता है, तो जावा क्या कहता है कि जब भी तुम एक लोकल वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे y को एक्सेस करने की कोशिश की ना, तो मैं इस y इक्वल टू 10 को इस क्लास के अंदर भी कॉपी कर दूंगा, खुद से कर दूंगा, आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं है। तो कंपाइलर खुद से क्या करेगा, यहाँ पे एक लाइन ऑफ कोड ऐड कर देगा, इंट y इक्वल टू 10, ये खुद से ऐड कर देगा। उसने बस क्या किया, ये वाला इंट y इक्वल टू 10 यहाँ पे कॉपी कर दिया। ओके, बहुत बढ़िया। ये कॉपी इसलिए किया कि कल को अगर ये मेथड खत्म भी हो जाए, राइट, कल को मेथड खत्म भी हो जाए और कोई और रेफरेंस L2 इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा हो, और फिर कल को कोई L2 डॉट फन कॉल करने की कोशिश करे, तो भी स्क्रीन पे 10 प्रिंट हो जाए। 10 मतलब क्या, हमारी y की वैल्यू प्रिंट हो जाए। ठीक है, क्योंकि देखो y तो एक लोकल वेरिएबल था, और y अगर आप चाहते हो कभी भी प्रिंट हो जाए तो y स्टैक में रहना चाहिए, पर क्योंकि y लोकल वेरिएबल था तो जैसे ही ग्रीट खत्म होगा y खत्म हो जाएगा। तो हमारे कंपाइलर ने क्या किया, जैसे ही लोकल क्लास बनी, इसने इंट y इक्वल टू 10 यहाँ पे पहले ही कॉपी करके रख लिया। अब यहाँ पे कॉपी किया मतलब क्या हो गया, वो इस क्लास के अंदर का एक वेरिएबल बन गया। अब क्लास के अंदर का वेरिएबल कहाँ होता है, ऑब्जेक्ट के पास। तो यहाँ पे आ गया y इक्वल टू 10, यहाँ पे अंदर भी आ गया। अब जैसे ये आ गया, अब जब भी कोई L2 डॉट फन कॉल करेगा, फन अपने आप स्क्रीन पे y प्रिंट कर देगा, यानी कि ये वाला y प्रिंट कर देगा। बहुत बढ़िया, क्योंकि अब ये वाला जो y है वो इंस्टेंस वेरिएबल है, ना कि एक लोकल वेरिएबल। तो जावा ऐसा करता है। ठीक है, अब अगेन वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि इफेक्टिवली फाइनल क्यों, अगर मैं इसको y प्लस प्लस कर दूंगा तो क्या क्या दिक्कत होगी। दिक्कत ये होगी कि जब आपने यहाँ y इक्वल टू 10 लिखा था, तो कंपाइलर ने सिंपली स्टैक में y इक्वल टू 10 डाल दिया था। तो आपने y इक्वल टू 10 लिखा, कंपाइलर ने यहाँ पे y इक्वल टू 10 हमारे स्टैक स्पेस में डाल दिया। फिर आप कह रहे हो y को प्लस प्लस कर दो, तो यहाँ पे वो उसको 11 करेगा। फिर आप एक लोकल क्लास डिक्लेयर कर रहे हो, तो लोकल क्लास जैसे डिक्लेयर की, जावा ने, कंपाइलर ने क्या किया, इंट y इक्वल टू 10 यहाँ पे भी कॉपी कर लिया। तो यहाँ पे ना एक एम्बिग्विटी ये आ गई कि आप इस अगर y को चेंज कर सकते हो, तो मैं किस y को कॉपी करूं, क्योंकि आप हर बार कॉपी चेंज करते रहोगे तो क्या मैं हर बार एक नया रिजल्ट कॉपी करता रहूंगा, बिल्कुल नहीं, है ना। और अगर मैंने स्टार्टिंग के रिजल्ट को रखा कि भाई पहले तो y इक्वल टू 10 था तो मैं 10 रखूंगा, और बाद में आपने y प्लस प्लस कई बार कर दिया, राइट, तो ये भी गलत है। तो अगेन ये ना एक एम्बिगुअस चीज है कि जावा क्या करे कि अगर आप इस y को बाद में चेंज करने लग जाओ, तो जो इसने एक अंदर y को कॉपी किया है वो कौन सा y कॉपी करे, है ना। तो ये एम्बिग्विटी ना आए तो जावा ये करने ही नहीं देगा आपको। तो जावा एक स्ट्रॉन्ग रूल बना देगा इफेक्टिव फाइनल का। ठीक है, तो इसका मतलब जो जावा है ना एज अ लैंग्वेज, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट लैंग्वेज है, वो कोई एम्बिग्विटी होने ही नहीं देती, उसके लिए एक रूल बना देती है। तो इफेक्टिव फाइनल क्या कहता है, आप ये काम नहीं कर सकते, या तो इसको फाइनल बना दो, या तो इसको मैं फाइनल डिक्लेयर कर दूं, या फिर मैं ऐसा कुछ काम ना करूं जब तक ये मेरा फंक्शन खत्म ना हो जाए, मैं इसमें कुछ भी चेंज ना करूं, तो मैं इसको एक्सेस कर सकता हूं। अगर मैंने इसमें कुछ चेंज किया तो सिंपली यहाँ पे मेरा एरर आ जाएगा। उस एरर का रीजन मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि भाई लोकल क्लास को हमारे कंफ्यूजन हो जाएगी कि मुझे कौन से y को यहाँ पे कॉपी करना है। अच्छा, वो कॉपी करता क्यों है ये भी आपको पता है, क्योंकि ग्रीट तो खत्म हो जाएगा पर ये वाला ऑब्जेक्ट मेमोरी में रह जाएगा। ठीक है, रह कैसे जाएगा, हो सकता है ये वाला मेथड रिटर्न कर दे l को, और l का रेफरेंस लेने के लिए यहाँ पे कोई बैठा हो। बहुत बढ़िया, ये सब बिल्कुल सही है, पर आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि भैया ये लाइन ही गलत है। कौन सी, ये वाली लाइन, इसमें तो कंपाइलर एरर आ जाना चाहिए, क्योंकि आपने लोकल क्लास का रेफरेंस यहाँ पे डिक्लेयर कैसे कर दिया, लोकल तो यहीं खत्म हो गया, इसका जैसे स्कोप खत्म हुआ आप यहाँ पे लोकल लिख ही नहीं सकते। आप लिखोगे लोकल, वहां पे रेड लाइन आ जाएगी, भाई लोकल क्या है, मैं तो पहचानता ही नहीं इस लोकल क्लास को, राइट। बिल्कुल सही, आप कोड में लिखोगे तो ये हो ही नहीं पाएगा, जो मैंने यहाँ पे अभी आपको समझाया ना, ये हो ही नहीं पाएगा। आप रिटर्न एल तो कर दोगे, पर यहाँ पे रिटर्न टाइप भी लोकल नहीं लिख पाओगे, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न टाइप लोकल होने के लिए इसको पता होना चाहिए लोकल क्या है। अब लोकल तो एक फंक्शन के अंदर जाके डिक्लेयर है, कहाँ है, हाँ ये रहा लोकल, इस ग्रीट के अंदर जाके, है ना। तो इस लोकल का एक्सेस तो इस ग्रीट के अंदर ही है, इसके बाहर तो इस लोकल का एक्सेस ही नहीं है, इस क्लास का एक्सेस ही नहीं है। तो ना तो मैं यहाँ पे लोकल लिख पाऊंगा, एरर आ जाएगा, और ना तो मैं यहाँ पे लोकल लिख पाऊंगा, एरर आ जाएगा। तो ये सिनेरियो तो कभी हो ही नहीं सकता। बिल्कुल हो सकता है, अगर मैं यहाँ पे लोकल की जगह रिटर्न करूं एक स्पेशल क्लास, उस स्पेशल क्लास का ही नाम होता है ऑब्जेक्ट क्लास, जिसमें ओ कैपिटल है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे जब मैं इसको ले रहा हूं, इसमें वैल्यू ग्रांट कर रहा हूं यहाँ, और यहाँ पे भी मैं उसको वैल्यू को लूं एक ऑब्जेक्ट नाम के वेरिएबल, लेट्स से ओ में, कुछ इस तरीके से।
अब ये बिल्कुल चल जाएगा सेम सिनेरियो में। अब क्वेश्चन ये है कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, राइट? ये किस तरह की क्लास है? तो आज तक हमने बात ही नहीं की। ऑब्जेक्ट तो हम हर उस ऑब्जेक्ट को बोलते थे जो हीप मेमोरी में बनता था। क्या इसकी कोई क्लास भी है? आंसर है यस। हमारे जावा के अंदर एक स्पेशल क्लास एग्जिस्ट करती है जिस क्लास को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्लास। उसका नाम ही है ऑब्जेक्ट क्लास। इस क्लास के बारे में हम स्पेशली एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तो इसको हम अलग से पढ़ेंगे। इसके अलावा लोकल क्लास में बाकी सब कुछ सेम है जो हमारी इनर क्लास के अंदर होता है। तो जो जो चीजें आप इनर क्लास में कर सकते हो वो सारी चीजें आप लोकल क्लास में भी कर सकते हो, एक्सेप्ट एक स्ट्रिक्ट रूल था कि ये जो लोकल वेरिएबल होते थे उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल वो इफेक्टिव फाइनल नहीं है। तो ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्लास की तरफ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। उसको हम बोलते हैं अपनी एनोनिमस क्लास। अब आपको पता ही है एनोनिमस का मतलब क्या होता है। एनोनिमस का मतलब होता है अ क्लास विदाउट नेम। अ क्लास विदाउट नेम इज एनोनिमस क्लास। तो हम ऐसी क्लास क्यों बनाएंगे जिसका कोई नाम ही ना हो? बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको फटाफट कोड में चल के देखते हैं, आपको बहुत मजा आएगा। तो अगेन देखो, मैंने यहाँ पे अपना खाली डेमो क्लास शुरू की है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपनी एनोनिमस क्लास को हम समझने जा रहे हैं। ठीक है, ओके। सपोज सबसे पहले मैंने क्लास बना रखी है जिसका नाम है लेट से पर्सन। बहुत सिंपल है, ठीक है, ओके। और इस क्लास में एक ही मेथड है इंट्रोड्यूस। ठीक है, ये मेथड क्या करता है? लेट से ये स्क्रीन पे बस प्रिंट करता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और ये कहता है हाय आई एम अ पर्सन। बस। अब अगर मुझे इसको प्रिंट करना होता, इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता, तो मैं क्या करता? पर्सन P1 इक्वल टू न्यू पर्सन, मैं ऐसे इसका ऑब्जेक्ट बनाता, इक्वल टू न्यू पर्सन, ऐसे मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता, और यहाँ पे P1 डॉट मैं क्या कॉल कर देता? इंट्रोड्यूस। ओके, तो मैं ऐसे कॉल करता और मेरा स्क्रीन पे हाई आई एम अ पर्सन कॉल हो जाता। ओके, हाई आई एम अ पर्सन, बहुत बढ़िया। अब ना मैं चाहता हूँ यही यूज केस हो, पर एक स्पेशल यूज केस है जिसके लिए ना मुझे जब भी मैं इंट्रोड्यूस कॉल करूँ तो हाई आई एम अ पर्सन की जगह हाई आई एम अ गेस्ट प्रिंट हो। ठीक है, हाई आई एम अ गेस्ट। और वो एक स्पेशल यूज केस है, उसके अलावा उसका कभी यूज नहीं होने वाला, एक ही बार होगा वो। तो कैसे कर सकता हूँ? तो आप कहोगे भैया बहुत सिंपल है, काम करते हैं ना, एक और क्लास बनाते हैं गेस्ट और उसको एक्सटेंड करा लेते हैं पर्सन से। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा, ये हम कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? ओवरराइड कर लेते हैं अपने इंट्रोड्यूस मेथड को। ये भी आपको पता हम कर सकते हैं, चाइल्ड क्लास ओवरराइड कर सकती है अपने पेरेंट क्लास के मेथड को। तो यहाँ पे हमने इसको ओवरराइड कर लिया और यहाँ पे हमने इसको कॉपी कर लिया, हाई आई एम अ पर्सन की जगह हाई आई एम अ गेस्ट, हाई आई एम अ गेस्ट प्रिंट कर लिया। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब अगर मुझे ये हाई आई एम अ गेस्ट प्रिंट करना है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं एक पर्सन का नया ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, P2 इक्वल टू न्यू, इस बार यहाँ पे न्यू गेस्ट कर दूंगा। ये भी हमने पढ़ रखा है कि एक पेरेंट क्लास का रेफरेंस चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है। अब मैं जब भी लिखूंगा P2 डॉट इंट्रोड्यूस, ठीक है, तो इस केस में क्या कॉल होगा? इसको पहले मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो इस केस में मेरा हाई आई एम अ गेस्ट कॉल होना चाहिए, तो एक बार वो भी देख लेते हैं। हाई आई एम अ गेस्ट, बिल्कुल सही। पर आप सोचो, मैंने आपको क्या कहा था कि ये जो यूज केस है ना मेरा, एक ही बार आएगा पूरे के पूरे कोड में, उसके बाद कभी नहीं आएगा। हर बार हाई आई एम अ पर्सन ही होना चाहिए, किसी एक ही यूज केस के लिए हाई आई एम अ गेस्ट प्रिंट होना चाहिए। पर तब भी हमें क्या करना पड़ा? एक पूरी की पूरी नई क्लास बनानी पड़ी, है ना, उसको एक्सटेंड करवाया पर्सन से, उसका एक मेथड ओवरराइड किया और फिर ये लिखा। ये सब करके तब जाकर के मेरा ये वाला मेथड हमारा कॉल चला, राइट। यहीं पे आती है हमारी एनोनिमस क्लास कि अगर आपको एक ऐसा काम करना है जो आपको एक ही बार करना है, आपको उस काम की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि आपको एक ऐसी क्लास बनानी है जिसकी जरूरत आपको बस एक ही बार पड़ने वाली है, तो उसके लिए आप इतना बड़ा कोड मत लिखो। जावा ने एक शॉर्टकट दिया हुआ है जिसको हम बोलते हैं एनोनिमस क्लास। एक ऐसी क्लास बनाओ जिसका कोई नाम ही ना हो। कैसे? इस कोड की जगह मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूं कि मैं लिखूं पर्सन P2 का एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू पर्सन। पर अगर मैं ऐसे करूंगा और मैं P2 डॉट इंट्रोड्यूस कॉल करूंगा, और अगर मैंने यहाँ पे लिखा P2 डॉट इंट्रोड्यूस, तो भैया यहाँ पे तो हाई आई एम अ पर्सन कॉल होना चाहिए, है ना? ठीक है, हाँ, हाई आई एम अ पर्सन कॉल हो रहा है, ठीक है, ओके। पर ये तो गलत है, हम तो चाहते हैं हाई आई एम अ गेस्ट कॉल हो। उसके लिए क्या करूंगा? मैं सेमी कॉलन पे कोड खत्म नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे करली ब्रैकेट दूंगा कुछ इस तरीके से,
अब इस करली ब्रैकेट के अंदर मैं जो भी लिखूंगा ये है मेरी पूरी की पूरी एनोनिमस क्लास। तो आप समझ लो यहाँ पे मेरी क्लास शुरू हो गई है। अब इस क्लास के अंदर मैं हर वो चीज़ कर सकता हूँ जो मैंने गेस्ट क्लास के अंदर की थी, यानी कि ये वाला कोड मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ कि तो मैं क्या करूँ, बेसिकली ओवरराइड करूँ एक मेथड को, जिस मेथड का नाम है void इंट्रोड्यूस, ठीक है। और उस पे जगह मैं क्या प्रिंट करूँ, हाई आई एम अ गेस्ट प्रिंट करूँ, लेट्स से ये, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, हाई आई एम अ गेस्ट। मैं ऐसे कर सकता हूँ। और अब जब मैं p2 डॉट इंट्रोड्यूस कॉल करूंगा तो हाई आई एम अ गेस्ट कॉल होगा। इसको पहले एक बार चला के देखते हैं, फिर देखते हैं काम कैसे करता है। देखो, हाई आई एम अ गेस्ट, ठीक है। तो ये बहुत स्पेशल सिंटेक्स है जावा हमें देता है। ये कहता है आप कैसे लिखते हैं, पर्सन p2 इक्वल टू न्यू पर्सन, और यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देते हैं ना। पर आप सेमी कॉलन मत लगाओ, यहीं पे कोड ब्लॉक स्टार्ट कर दो। और जैसे ये जो आपने कोड ब्लॉक स्टार्ट किया ना, समझ जाओ आपने एक एनोनिमस क्लास स्टार्ट कर दी। एनोनिमस क्लास मतलब ऐसी क्लास इसका कोई नाम नहीं है। देखो यहाँ पे इसका कोई नाम थोड़ी लिखा है हमने सीधा वो क्लास स्टार्ट कर दी। तो आप इसको इक्वेट करो इस ब्लॉक से, ठीक है। तो ये जो हमने ब्लॉक यहाँ लिखा है, यही ब्लॉक यहाँ पे ये वाला काम कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर आप हर वो चीज़ कर सकते हो जो आपने इसके अंदर की थी। आप एक मेथड को ओवरराइड कर सकते हो, तो यहाँ पे भी हमने इंट्रोड्यूस मेथड को ओवरराइड कर दिया। ओवरराइड करके हमें हाई आई एम अ गेस्ट तो लिखना था, हमने यहाँ पे लिख दिया। तो मुझे अलग से जा करके एक अलग से फाइल में एक ये वाली क्लास नहीं बनानी पड़ी। इसको मैं हटा सकता हूँ। लेट्स, मैंने अभी के लिए कमेंट कर दिया, मुझे ये करना नहीं पड़ा। डायरेक्टली मैंने इसको ऐसे यूज़ किया और हाई आई एम अ गेस्ट लिख दिया। अब ऑब्वियसली इसका सबसे बेस्ट यूज़ केस तो वही है कि मुझे इसको एक ही बार करना था। अगर मुझे बार बार हाई आई एम अ गेस्ट चाहिए होता तो मुझे हर बार एनोनिमस क्लास बनानी पड़ती। इससे अच्छा तो मैं यही कर लेता, ठीक है। तो ऑब्वियसली एनोनिमस क्लास में तभी बनाऊंगा जब मुझे ये वाला पर्टिकुलर लाइन स्पेशल केस में चाहिए हो। तो एक स्पेशल ओवरराइड होगा, उस केस में मैंने इसको एनोनिमस बना दिया। बाकी केस में मैं अपनी नॉर्मल पर्सन क्लास चलाता रहूंगा, ये वाली क्लास, ठीक है। ओके, तो भैया ये तो समझ गए, एनोनिमस क्लास है तो बहुत इंटरेस्टिंग, पर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। हाँ, ये भी बिल्कुल एक नॉर्मल क्लास की तरह एक्ट करती है, पर इसमें कुछ रूल्स हैं। जैसे कि देखो, एक इसमें हाँ कुछ वेरिएबल्स हो सकते हैं। लेट से यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग रख सकता हूँ नेम, ठीक है। और यहाँ पे मैं उसकी कोई वैल्यू भी रख सकता हूँ, लेट से आदित्य। ये अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस नेम को कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो हाई आई एम की जगह यहाँ पे नेम भी प्रिंट कर सकता हूँ, कुछ इस तरीके से। तो ये सब तो अलाउड है जो मैं नॉर्मल क्लास में करता हूँ, कि मैं कुछ वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर सकता हूँ। इनफैक्ट वेरिएबल्स के अलावा यहाँ पे मैं कुछ मेथड्स भी डिक्लेयर कर सकता हूँ। लेट से वॉइड ग्रीट, ठीक है। लेट से ये क्या प्रिंट करता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। लेट से ये आपको बस बोलता है हेलो, कुछ ऐसे। तो मैं ये सब भी कर सकता हूँ। तो जो सब मैं नॉर्मल क्लास में कर सकता हूँ वो सब कर सकता हूँ, एक्सेप्ट वन रूल कि इसके अंदर मैं कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकता। उस पर भी आते हैं, कंस्ट्रक्टर क्यों नहीं बना सकता। बट अभी एक और चीज़, अगर मैं ऐसा ग्रीट मेथड लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अभी तो मैंने p2 डॉट इंट्रोड्यूस किया हुआ है, यहाँ पे कॉल होना चाहिए हाई आई एम आदित्य। तो पहले देखते हैं ये कॉल हो रहा है क्या। हाँ, हाई आई एम आदित्य तो कॉल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या मैं p2 का ग्रीट कॉल कर सकता हूँ, ग्रीट। जैसे मैं लिखा, देखो यहाँ पे एरर आ गया। एरर क्या कह रहा है, दिस मेथड ग्रीट इज अनडिफाइंड फॉर टाइप पर्सन। मैं नहीं कर सकता, क्यों, सोचो। आप सोचो, ये जो p2 है ये कौन सा रेफरेंस वेरिएबल है, ये पर्सन टाइप का रेफरेंस वेरिएबल है। और हमारी ओरिजिनल पर्सन क्लास में ग्रीट नाम का कोई मेथड ही नहीं था। तो मैं इस p2 पे तो ग्रीट कॉल ही नहीं कर सकता ना, राइट। ये तो बेसिक इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म है। मैं इस p2 पे ग्रीट तभी कॉल कर सकता हूं अगर मेरे पर्सन में भी ग्रीट एग्जिस्ट करता। तो मैं ये वाला ग्रीट कॉल ही नहीं कर सकता। तो अगर भैया मैं ये कॉल ही नहीं कर सकता तो एनोनिमस क्लास में मैं लिख क्यों सकता हूं। तो जावा कहता है आप एनोनिमस क्लास के अंदर नए मेथड्स को लिख तो सकते हो, पर आप ऐसे डायरेक्टली उन्हें कॉल नहीं कर सकते। तो फायदा क्या है भैया, फायदा बस ये है कि जिस मेथड को एक्चुअली मैं ओवरराइड कर रहा हूं, जैसे इंट्रोड्यूस को ओवरराइड कर रहा हूं क्योंकि इंट्रोड्यूस पर्सन में एग्जिस्ट करता है, उसके अंदर मैं चाहूं तो ग्रीट कॉल कर सकता हूं। तो मान लो मैंने यहां पे कॉल किया ग्रीट, तो पहले हेलो आएगा और फिर प्रिंट हो जाएगा हाई आई एम आदित्य। लेकिन यहां पे मैं p2 डॉट सिर्फ इंट्रोड्यूस कॉल कर सकता हूं ऐसे। तो अब मेरी दोनों चीज प्रिंट हो जाएगी, हेलो हाय आई एम आदित्य। देखा, तो बेसिकली मैं और मेथड्स को सिर्फ इसलिए बना सकता हूं ताकि जो मेरा मेन मेथड है जिसको मैं ओवरराइड कर रहा हूं, जैसे यहाँ पे इंट्रोड्यूस, उसके अंदर उन मेथड्स को मैं कॉल कर सकूं। तो इस इंट्रोड्यूस के अंदर मैं ग्रीट कॉल कर सकता हूं, और भी 4-5 चीजें कॉल कर सकता हूं। तो नेम वेरिएबल को भी यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ, वो सब मैं कर सकता हूँ। पर इस p2 से मैं इंट्रोड्यूस कॉल नहीं कर सकता, या फिर मैं देखो p2 से नेम भी एक्सेस नहीं कर सकता। मैं ये भी नहीं लिख सकता p2 डॉट नेम। इवन अगर मैं इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन p2 डॉट नेम करूँ ना, वो भी गलत है। क्यों, क्योंकि देखो अगेन आंसर वही है, क्योंकि देखो p2 क्या है, पर्सन टाइप का रेफरेंस वेरिएबल है, और इस पर्सन में ना तो कोई नेम फील्ड है ना तो कोई ग्रीट मेथड है। तो जो भी इसके अंदर नहीं है वो मैं p2 के साथ कर ही नहीं सकता। p2 डॉट इंट्रोड्यूस ही ओनली काम है जो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो एनोनिमस क्लास में हम एक चीज समझ गए कि भाई हम दूसरे तरह के मेथड्स लिख सकते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, पर उन्हें मैं डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकता। एक ही तरीका है कि जिसको मैं ओवरराइड कर रहा हूँ उसी के अंदर उसे यूज कर लूँ। ओके, अच्छा, अब सेकेंड चीज जो मैंने कहा कि एनोनिमस क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर्स नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, सोचो।
व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? जो एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने में हेल्प करे, राइट। और हमने कहा था कंस्ट्रक्टर का एक रूल होता है जावा में कि उसका नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए जो भी हमारी क्लास का नाम है, ठीक है। तो अगर मुझे इस पर्सन का कंस्ट्रक्टर बनाना है तो वो कुछ ऐसे बनेगा, पर्सन के नाम से, ठीक है। तो चाहे मैं इसको डिफॉल्ट बनाऊं, पैरामीटराइज्ड बनाऊं, पर उसका नाम पर्सन ही होना चाहिए। अब मेरी जो एनोनिमस क्लास है उसका तो खुद का कोई नाम ही नहीं होता, यहाँ पे कोई नाम ही नहीं है। तो अगर खुद का कोई नाम ही नहीं होता तो मैं उसका कंस्ट्रक्टर कैसे बना सकता हूँ? तो मैं एनोनिमस क्लास का कोई कंस्ट्रक्टर बना ही नहीं सकता, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा एनोनिमस क्लास क्यों यूज होगी। ऑब्वियसली हमने बताया कि अगर एक ही ऐसा पर्टिकुलर यूज केस है जहां पे आपको एक काम करना है, उसके अलावा वो काम आपको दोबारा कभी नहीं करना, तो उस केस में आपको एक नई ऐसे क्लास बनाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली वो काम एनोनिमस क्लास बना के कर सकते हो। तो बेसिकली कोई भी ऐसा काम जो बहुत ही शॉर्ट या लोकलाइज्ड है उसको आप एनोनिमस क्लास बनाने के कर सकते हो। आप नहीं चाहते आप बार बार उसको एक अलग फाइल में जाके पूरा का पूरा कोड लिखो, पर अगर आपको पता है वो काम बार बार होने वाला है तो एनोनिमस क्लास वेस्ट है, क्योंकि आप बार बार वो बनाओगे, राइट। इससे बेटर आप क्या करो, आप उसको एक प्रॉपर अलग क्लास बना लो। ओके, अब इसके रूल्स क्या है? जैसे ये जो क्लास है एनोनिमस क्लास, ये एक तरह से मैंने इस पेरेंट क्लास डेमो के अंदर ही तो बनाई है तो ये भी एक नेस्टेड क्लास, राइट। पहले तो ये अलग से बनी हुई थी यहाँ पे जो इस पेरेंट से दूर थी, पर अब डेमो 4 के अंदर ये मेरी एनोनिमस क्लास एग्जिस्ट करती है। तो इसके रूल्स क्या है? तो इसके रूल्स बिल्कुल सेम है जो हमारे अगेन इनर क्लास के रूल्स से, कि हम जो हमारी आउटर क्लास है, जो हमारी बेसिकली ये जो डेमो 4 है, इसके हम स्टैटिक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक वेरिएबल सबको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जो जो बेसिकली इनर क्लास के रूल्स है वो सब यहाँ अप्लाई होते हैं, बिल्कुल सेम। बस एक जो मैंने आपको बताई दिया कंस्ट्रक्टर वाला रूल, वो सबसे अलग है। हाँ, इसमें भी सेम रूल है कि अगर ये जो एनोनिमस क्लास है इसको अगर आपने किसी मेथड के अंदर बना रखा है तो उस केस में वो एक लोकल एनोनिमस क्लास हो गई, राइट। तो अगर अगेन वो एक लोकल क्लास है तो उस केस में अगर वो आप कोई भी एक लोकल वेरिएबल यूज कर रहे हो तो वो क्या होना चाहिए? इफेक्टिव फाइनल होना चाहिए। तो जो रूल लोकल क्लास के लिए एप्लीकेबल था वो लोकल एनोनिमस के लिए भी एप्लीकेबल होगा। बाकी ये बिल्कुल डिट्टो बिहेव करेगी एकदम इनर क्लास की तरह। एक जो मैंने आपको बताया कंस्ट्रक्टर वाला वो अलग है, ठीक है। तो यही है पूरा का पूरा नेस्टेड क्लास के बारे में। अगर मैं आपको इसका एक कंक्लूजन बताऊं ना, सबसे ज्यादा जो हमारे कोड बेस में यूज होती है वो होती है स्टैटिक नेस्टेड क्लास। तो ये तो आपको अच्छे से समझ आना ही चाहिए, स्टैटिक नेस्टेड क्लास सबसे ज्यादा यूज होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम कोई क्लास यूज करेंगे तो वो है हमारी इनर क्लास, जो कि नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास होती है, ठीक है। ये भी कम यूज होती है, पर इतनी भी कम नहीं। कई बार आप इसको इनर क्लास को देख लोगे, उससे भी कम यूज है आजकल हमारी एनोनिमस क्लास का। एनोनिमस क्लास, अच्छा, ये पहले बहुत यूज होती थी ओल्ड जावा प्रोग्राम में, पर अब हम इसको रिप्लेस कर दिया है लैम्डाज ने। वो हम बाद में आगे पढ़ेंगे कि लैम्डास क्या होते हैं, पर एनोनिमस क्लास की जगह अब हम लैम्डास यूज करते हैं। तो अब ये रेयर हो गई है और सबसे ही कम यूज होती है लोकल क्लास, बहुत ही कम, ठीक है। आप शायद ही कभी इसका कोई यूज देखोगे या आपको खुद कभी इसका कोई यूज आएगा, पर ऑब्वियसली आनी आपको सारी चाहिए। आपको पता होना चाहिए किस किस तरह की जावा में हम क्लासेस बना सकते हैं, नेस्टेड क्लासेस, क्योंकि ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको मजा आया होगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। आप प्लीज इस वीडियो को हाइप कर देना और इस पे कुछ कमेंट करना, आप हमें बताना अगर आपने कुछ नया सीखा, या फिर अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछना। इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।